झाओ मिंग की आंख को एक बार अपने छात्र चरण से बहुत उम्मीदें थीं। उसने तो यहाँ तक सोचा था कि अगर चरण किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला ले लेता है और रसायन विज्ञान को अपना मुख्य विषय चुन लेता है तो वह भविष्य में देश के शीर्ष रसायनज्ञों में से एक जरूर बनेगा। हालांकि चरण अब अपनी भविष्यवाणियों पर खरा नहीं उतर रहा था, फिर भी वह उस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहा था। चरण की आंखों में ईमानदारी और उत्सुकता देखकर झाओ मिंग की आंख ने सहमति में सिर हिलाने से पहले एक पल सोचा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ चरण, मेरे पास इसके लिए चैनल और संपर्क हैं। बस वह थोड़ा रुका, फिर गंभीरता से बोला, लेकिन चरण, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं करोगे जिससे जनता को नुकसान पहुँचे। मुझे पता है शिक्षक झाओ, कृपया निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। चरण ने जल्दी से कहा, सब कुछ सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करेगा। किसी भी गारंटी और पंजीकरण की आवश्यकता होने पर मैं मानकों का कड़ाई से पालन करूंगा। कई रासायनिक पदार्थ और सामग्री खतरनाक होती हैं और पेशेवरों को छोड़कर आम लोगों के लिए उन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। झाओ मिंग की आंख चरण की मदद करके एक जोखिम उठा रहा था। आखिरकार अगर चरण की तरफ से कुछ गलत हुआ और लोगों को नुकसान पहुंचा तो झाओ मिंग की आंख को भी जिम्मेदारी का एक हिस्सा उठाना होगा। गुरुजी, चरण आप पर भरोसा करते हैं। झाओ मिंग की आंख चरण के चरित्र को अच्छी तरह समझता था। अगर उसे उस पर भरोसा नहीं होता तो वह इतनी आसानी से सहमत नहीं होता। आपको क्या चाहिए? सामग्री लिख लीजिए, मैं उन्हें जल्द से जल्द तैयार करने में आपकी मदद करूंगा। झाओ मिंग की आंख को भी चरण द्वारा बताए गए नए प्रकार के शाकनाशी में बहुत दिलचस्पी थी। ठीक है गुरुजी, मैं कुछ कागज और एक कलम उधार लेता हूँ। चरण मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए लाता हूँ। झाओ मिंग की आंख उठा और कागज और कलम लेने चला गया। चरण ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ा, मेज पर झुक गया और तेजी से लिखना शुरू कर दिया। उसे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने सीधे यूजियान बुक स्टोर से शाकनाशी की सामग्री की सूची कॉपी कर ली। जरूरी हर सामग्री को लिखने में उसे सिर्फ 3 मिनट लगे। झाओ मिंग की आंख ने उसकी धारा प्रवाह लिखावट देखी और समझ गया कि चरण आत्मविश्वास से भरा है, जिससे उसे उस नए प्रकार के शाकनाशी के बारे में और भी ज्यादा भरोसा हो गया जिसका उसने जिक्र किया था। चरण ने जल्दी से शाकनाशी के लिए जरूरी सामग्री लिख ली। लिखने के बाद उसने नोटबुक का दूसरा पन्ना खोला और कीटों को मारने वाले कीटनाशक के बारे में लिखना जारी रखा। कीट और खरपतवार हमेशा से फसलों के विकास के साथ रहे हैं। अगर खरपतवारनाशक और कीटनाशक विकसित हो जाएं, तो निस्संदेह भविष्य में खेती करना सभी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। खेतों से होने वाली फसल भी दोगुनी हो सकती है। झाओ मिंग की आंख ने उसे एक और पन्ना लिखते देखा और उत्सुकता से पूछा, चरण, क्या तुम्हें इतनी सारी सामग्री चाहिए? पिछला पन्ना नए प्रकार के खरपतवारनाशक के लिए था और यह पन्ना कीटनाशक के लिए जरूरी सूत्र के लिए है। लिखने के बाद चरण ने धैर्यपूर्वक झाओ मिंग की आंख को इन दोनों कीटनाशकों के सिद्धांत और प्रभाव समझाए। झाओ मिंग की आंख शुरू से ही रसायन विज्ञान के शिक्षक थे और चरण की व्याख्या सुनने के बाद उन्हें ज्यादातर बातें समझ में आ गईं। उनकी आंखें राहत से भरी थीं। चरण, तुम्हारा विचार सैद्धांतिक रूप से संभव है। चलो इसे आजमाते हैं। अगर यह सचमुच काम करता है तो तुम किसानों की नज़र में सचमुच एक महान नायक बन जाओगे। मुझे अभी भी आपकी मदद की ज़रूरत है टीचर झाओ, मैं ये अकेले नहीं कर सकता। चरण मुस्कुराया, उसने पहले से ही सोच रखा था कि इन दोनों कीटनाशकों के विकसित हो जाने के बाद वह झाओ मिंग की आंख को सह विकासकर्ता के रूप में शामिल करेगा। चिंता मत करो टीचर, जो भी मदद कर सकते हैं वह पूरी कोशिश करेंगे। झाओ मिंग की आंख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अगले कुछ दिनों में ये सामग्री इकट्ठा करने के लिए कुछ उपाय करूंगा। चरण, अपना संपर्क विवरण छोड़ दो। जैसे ही मेरे पास ये सारी सामग्री आ जाएगी मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। ठीक है टीचर झाओ। फिर चरण ने कागज पर छोटे से आंगन का पता लिख दिया, नंबर 2, लेन 6, पानफू स्ट्रीट। हमारे घर में अभी तक फोन नहीं लगा है टीचर झाओ, आप मुझे ढूंढने के लिए सीधे हमारे घर आ सकते हैं। ठीक है ठीक है। झाओ मिंग की आंख मुस्कुराया और नोटबुक रख दी, घड़ी पर समय देखा और हंसते हुए बोला, चरण, दोपहर होने वाली है। आज दोपहर के भोजन के लिए यहीं क्यों नहीं रुकते? तुम्हारे शिक्षक की पत्नी जल्द ही किराने का सामान लेकर वापस आ जाएंगी। शिक्षक झाओ, शायद अगली बार। इस बार मैं जल्दी में चला गया और अपने परिवार को नहीं बताया, इसलिए मुझे डर है कि वे चिंता करेंगी। चारण ने विनम्रता से मना करने का बहाना ढूंढ लिया। जब शिक्षक और उनकी पत्नी तैयार नहीं थे तो उनका अचानक वहां पहुंचना उचित नहीं था। वह झाओ मिंग की आंख स्पष्ट रूप से मुख्य बिंदुओं को समझने में माहिर था, उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। चारण, क्या अब आप अपने पिता और सौतेली माँ के साथ नहीं रह रहे हैं? मैंने आपको अभी तक नहीं बताया टीचर झाओ, लेकिन मैंने शादी कर ली है और काउंटी टाउन में एक घर खरीद लिया है। यही वो पता है जो मैंने अभी छोड़ा है। तुम छोटे बदमाश, तुम बहुत तेज हो।
झाओ मिंग की आंख थोड़ा हैरान था, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 2 साल का अंतर, और तुमने चुपके से जिंदगी के इस बड़े आयोजन का ध्यान रखा है। चरण अजीब तरह से मुस्कुराया, उसे यह समझाना मुश्किल हो रहा था कि उसने झाओ मिंग की आंख को अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। आखिरकार लोगों में अपनी कमियां होती हैं और वे काफ़ी यथार्थवादी होते हैं। जब उसे झाओ मिंग की आंख की ज़रूरत नहीं होती थी तो स्वाभाविक रूप से वह उसके बारे में नहीं सोचता था। क्या आपकी पत्नी भी हमारे हुआंगान काउंटी से है? झाओ मिंग की आंख ने चिंता से पूछा। टीचर झाओ, आप उसे भी जानते हैं? चरण की आंखें मुस्कान से चमक उठी। वह भी आपकी छात्रा है, प्रिया। प्रिया। झाओ मिंग की आंख का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने चरण की ओर इशारा किया, खुश भी और नाराज भी। अच्छा अच्छा, तुम दोनों ने शादी कर ली और हम टीचर्स को भी नहीं बुलाया, ये तो हद हो गई। टीचर, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये देखकर चरण ने जल्दी से समझाया, तियान तियान और मेरी शादी जल्दी में हुई थी और हमारे परिवारों में कई अनबन भी हुई थी, इसलिए शादी बहुत साधारण थी और हमने शायद ही किसी को बुलाया था। उसने बस ये 2 साधारण वाक्य कहे और झाओ मिंग की आंख ने तुरंत समझकर खाली जगह खुद भर दी। उसने धीरे से आह भरी, चूंकि अब तुम दोनों स्वतंत्र रूप से रहने के लिए बाहर चले गए हो, इसलिए अब से अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। तियान तियान बहुत अच्छी लड़की है, चरण, तुम्हें उसे निराश नहीं करना चाहिए। टीचर झाओ, चिंता मत करो, मैं जिंदगी भर तियान तियान के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। चरण ने जोर से सिर हिलाया। वाह वाह, अगर मुझे डर न होता कि तियान तियान घर पर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो मैं आज तुम्हें दोपहर के भोजन पर जरूर रोकूंगा। झाओ मिंकियांग ने हाथ बढ़ाकर चरण के कंधे पर थपथपाया, उसका चेहरा खुशी से भर गया। उसके 2 छात्रों ने एक सुखद अंत हासिल किया था, शादी करके परिवार शुरू किया था, जिससे स्वाभाविक रूप से वह सचमुच खुश था। अगली बार, शिक्षक झाओ, अगली बार जब आप हमारे घर आएंगे तो तियान तियान और मैं आपके लिए खाना बनाएंगी। हमारा खाना बहुत अच्छा है। चरण उठकर जाने के लिए तैयार हो गया। वाह वाह, अब जब आपने ये कह दिया है तो मैं सचमुच इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। झाओ मिंग की आंख खिलखिलाकर हंसा और चरण को विदा करने के लिए उठा। हुआंगान काउंटी हाई स्कूल से निकलने के बाद चरण सीधे घर चला गया। जैसे ही उसने छोटे से आंगन के द्वार से कदम रखा, उसे भोजन की सुगंध महसूस हुई। उसके होठों के कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने अपने पैर उठाकर रसोई की ओर चल दिया। जब वह रसोई के दरवाजे पर पहुंचा तो चरण ने देखा कि प्रिया एप्रन पहने चूल्हे पर व्यस्त है। उसके कदमों की आहट सुनकर प्रिया ने अपना सिर घुमाकर देखा। ये देखकर कि यह चरण था, वह खुशी से मुस्कुराई। चरण, तुम ठीक समय पर वापस आ गए, खाना अभी अभी बर्तन से निकला है। चरण मुस्कुराया और सिर हिलाया, उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। ये देखकर कि वह पसीने से तर थी, उसने जल्दी से उसका पसीना पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की है, जल्दी से अपना मुंह धो लो और मुख्य कमरे में आराम करो, मैं खाना परोसता हूँ। ठीक है टिल्डा। प्रिया को उसकी कोमलता और विचारशीलता देखकर बहुत अच्छा लगा। चरण परिवार गांव। राहुल बाहर से आया, उसका चेहरा काला और उदास था। झाओ कैफे आंगन में मुर्गियों को चारा खिला रही थी और उसके बुरे भाव देखकर उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। जियाओ फैंग, तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ? ये सब तुम्हारी और मेरे पिताजी की वजह से है। देखो अब बाहर कितनी गपशप फैल रही है। राहुल ने झाओ कैफे को दोष भरे चेहरे से देखा। किंजेंगुओ मुख्य हॉल के द्वार पर बैठा था और राहुल की बातें सुनकर उसने ऊपर देखा, बाहर क्या गपशप फैल रही है। राहुल बोलने ही वाला था कि अचानक चरण परिवार के मुख्य द्वार के बाहर शोर मच गया और लोगों का एक समूह अंदर घुस आया। झाओ कैफेंग, यहाँ से निकल जाओ, बुढ़िया। इस गुस्से से भरी चीख के साथ झाओ कैफेंग और बाकी लोगों की निगाहें सामने खड़ी एक 60 वर्षीय महिला पर पड़ीं। बुढ़िया के बाल सफ़ेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था। इस समय वह आंगन में झाओ कैफेंग को गुस्से से घूर रही थी। झाओ कैफेंग ने उसे और उसके पीछे लोगों के समूह को देखा और तुरंत थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्यों हो? हे, मैं तुम्हें परेशान करने आई हूँ। लीसू की भौहें तन गईं और उसने झाओ कैफे की ओर इशारा करते हुए गालियाँ दी। बेशर्म रंडी, मेरे बेटे के मरने से पहले ही तुमने किसी और मर्द के साथ संबंध बनाने की हिम्मत की। तुम एक कमीने से गर्भवती हुई और फिर कहा कि यह मेरे बेटे का बच्चा है। इतने सालों में तुमने राहुल को मेरा पोता बताकर हमारे परिवार से कितने पैसे ठगे हैं। बेहतर होगा कि तुम सब उगल दो, बुढ़िया। चिल्लाते हुए उसने झाओ कैफेंग को पकड़ लिया और झाओ कैफेंग के बाल खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। लीसू की तेज आवाज ने कई पड़ोसियों को आकर्षित कर लिया था, जो दरवाजे पर खड़े होकर आंगन में हो रहे दृश्य को गपशप भरे भावों से देख रहे थे। बस करो, तुम किसी को कैसे मार सकते हो? किन झेंगवो ने झाओ कैफेंग को मारते हुए देखा और लीसू को खींचकर ले जाने के लिए तेजी से घर से बाहर भागा। जियाओ सोंग, बूढ़े, इस व्यभिचारी को मेरे लिए मार डालो। ये वही है, मेरे बेटे के मरने से पहले ही इसने मेरे बेटे के सींग लगा दिए थे।
लीसू ने किन जेंगबुओ को आगे भागते देखा और दांत पीसते हुए और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने जल्दी से अपने पति और सबसे छोटे बेटे को आदेश दिया कि जाकर किन जेंगबुओ को मारो। लीसू की चीख सुनकर लिन हाई के पिता और लिन सोंग तेजी से आगे बढ़े और किन जेंगबुओ को पकड़कर घूंसे और लात मारने लगे। राहुल अपने माता पिता को पिटते देख वहीं जड़वत खड़ा रहा और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। लीसू ने हाथ उठाकर झाओ कैफे को कई थप्पड़ मारे। उसका चेहरा भयंकर और धमकी भरा था। इतने सालों में मैंने तुम दोनों माँ बेटे को जो कुछ दिया है सब उगल दो, वरना झाओ कैफे हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पिटाई से झाओ कैफे बार बार चीख रही थी, उसके चेहरे पर जलन हो रही थी। झाओ कैफेंग ने लीसू के हाथ से जबरदस्ती छुड़वाया और लीसू के पेट में जोर से लात मारी। लीसू ने लात खाए और तुरंत अपने पेट में मरोड़ महसूस की, दर्द से कराह उठी। वह जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। सब लोग आकर देखो, व्यभिचारी और व्यभिचारिणी लोगों को मार रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं। जब झाओ कैफेंग हमारे घर में थी तो उसने मेरे बेटे के साथ उसकी पीठ पीछे धोखा किया, एक कमीने से गर्भवती हुई और हमें अंधेरे में रखा। वह अच्छी इंसान नहीं है। उसके जैसी औरत को सूअर के पिंजरे में डुबो देना चाहिए। जब ये बुढ़िया भड़की तो उसकी शक्ति अपार थी। आसपास के लोगों ने उसकी बात सुनकर झाओ कैफेंग और किन जेंगबुओ पर उंगली उठाई। झाओ कैफेंग और किन जेंगबुओ को पिटते देखकर कोई भी झगड़ा रोकने के लिए आगे नहीं आया। लीसू, तुम हमारे घर में क्यों उत्पात मचा रही हो? अगर मैं गांव के मुखिया को बुलाकर तुम सबको गिरफ्तार करवा दूं और पुलिस स्टेशन भेज दूं तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? झाओ कैफेंग का ज़मीर दोषी था और वह सीधे बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने दांत पीसते हुए लीसू और बाकियों को घूरा और चिल्लाए, बस करो, जल्दी करो। लिन हाई के पिता और लिन सोंग ने किन जेंगबुओ को तब तक पीटा जब तक वह अपना सिर पकड़कर इधर उधर भागने लगा। ये सुनकर वे दोनों मुड़े और देखने लगे। लीसू जमीन से उठी और झाओ कैफेंग की ओर इशारा करते हुए बोली, साली, जब से जियाओ हाई मरा है तूने और राहुल ने हमारा पैसा खर्च किया है और हमारा खाना खाया है, कम से कम 1000 युआन। जल्दी से मुझे वो पैसे दे, वरना मैं रोज तेरे घर आऊंगी और तुझे चैन नहीं देगी। 1000 युआन। झाओ कैफेंग चीखी, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने लीसू को घूरते हुए कहा, मेरे पास नहीं है। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डाल। लीसू ने ठंडी सांस ली, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उधार ले लो। मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसे करते हो, लेकिन अगर तुम मुझे ये 1000 युआन नहीं दोगे तो उम्मीद मत करना कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। पिटाई से किन जेंगबुओ का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। अब उसे आंगन के बाहर से अजीब निगाहें महसूस हो रही थीं और उसे बस यही लग रहा था कि उसके बूढ़े चेहरे की सारी गरिमा चली गई है। वह दहाड़े बिना नहीं रह सका। जाओ पैसे ले आओ, जल्दी से उन्हें यहाँ से भगाओ। पति, वो पैसे हैं। झाओ कैफेंग ने पैर पटका, उसका चेहरा पीला और बदसूरत हो गया। घर में कुल मिलाकर सिर्फ 1000 युआन से थोड़ा ज्यादा ही बचा था। झाओ कैफेंग ने ये पैसे राहुल की पढ़ाई और उसकी होने वाली पत्नी के लिए बचाने की योजना बनाई थी। जल्दी करो। किन जेंगबुओ ने हाथ बढ़ाकर अपनी नाक पोंछी, उसका हाथ खून से लथपथ हो गया। उसकी आंखें घूम गईं और वह जल्दी से झाओ कैफेंग पर जोर से चिल्लाया। झाओ कैफेंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने कुछ गहरी सांसें लीं, लेकिन फिर भी गुस्से से लाल चेहरे के साथ पैसे लेने के लिए घर लौट आए। जल्द ही वह 1000 युआन लेकर बाहर आए, लीसू के पास गई और लीसू की बाहों में पैसे थमा दिए। बाहर निकलो। झाओ कैफेंग और तुम्हारे लिन परिवार का अब कोई लेन देन नहीं होगा। अगर तुमने हमारे घर आकर फिर से कोई उपद्रव मचाने की हिम्मत की तो मैं तुमसे जान तक लड़ूंगी। लीसू ने अपने सामने नोटों का ढेर देखा और उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। उनका परिवार चरण परिवार के पास उपद्रव मचाने और अपना गुस्सा निकालने आया था, ये सच था, लेकिन असल मकसद झाओ कैफेंग और उसके बेटे पर बरसों से खर्च किए गए पैसे वापस पाना था। ये 1000 युआन स्वाभाविक रूप से झाओ कैफेंग और उसकी बेटी पर खर्च किए गए पैसों से कहीं ज्यादा थे। अब जब उन्होंने झाओ कैफेंग से एक बड़ी रकम ऐंठ ली थी, लीसू एक कदम पीछे हटी। पैसे गिनने और सही रकम की पुष्टि करने के बाद उसने 1000 युआन अपनी जेब में रख लिए। गांव के सब लोग देख रहे हो, बात यह नहीं है कि हम चारण परिवार से पैसे ऐंठ रहे हैं, बल्कि ये है कि झाओ कैफेंग ने पहले हमारे लिन परिवार के साथ अन्याय किया था। अब जब हमें मुआवजा मिल गया है तो अब से उनसे हमारी शिकायतें सुलझ गई हैं। लीसू ने हाथ हिलाया और अपने पीछे खड़े अपने पति, बेटे और बहू से चिल्लाकर कहा, चलो घर चलते हैं। उसने बहुत खूबसूरती से कहा, लेकिन वो मन ही मन बुदबुदा रही थी। झाओ कैफेंग उसके बेटे को परेशान कर रहा है, ये मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। भविष्य में जब भी उसे दुख होगा वो आकर झाओ कैफेंग को कोस सकती है और अपना गुस्सा ठीक से निकाल सकती है। लिन परिवार उसके पीछे पीछे आंगन के द्वार पर दर्शकों की भीड़ से बचते हुए निकल गया और चला गया। झाओ कैफेंग उन्हें पैसे लेते और जाते हुए देख रही थी, उसके चेहरे पर जलन हो रही थी। वह चाहती थी कि काश वह अपना सिर कुचलकर मर जाती। क्या देख रहे हो सब लोग?
बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये देखकर कि बहुत से लोग अभी भी उनके आंगन के द्वार पर जमा थे और एक अच्छे शो का आनंद लेने के भाव के साथ झाओ कैफे अपना आपा खो बैठी और भीड़ को कोसने लगी। उसके उग्र भाव देखकर आंगन के द्वार पर जमा लोग एक एक करके तितर बितर होने लगे। तभी गांव का मुखिया लोगों के एक समूह के साथ वहां पहुंचा। झाओ कैफे ने ऊपर देखा और देखा कि गांव का मुखिया गुस्से में लोगों को आंगन में ले जा रहा है। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल तुरंत भारी हो गया। किन झेंगवो, किसी ने खबर दी है कि तुम्हारा झाओ कैफे गांव में मुर्गियां और कुत्ते चुरा रहा है। कुल 5 परिवारों की मुर्गियां उसने चुरा ली हैं और कई परिवारों की सब्जियां और अनाज भी उसने चुरा लिया है। गांव का मुखिया आगे आया और किन झेंगवो और झाओ कैफे के चेहरे पर चोट के निशान और दुखी भाव देखकर उसके चेहरे पर जरा भी सहानुभूति नहीं दिखी। क्या तुम इसे अकेले में सुलझाना चाहते हो और सबको मुआवजा देना चाहते हो, या सीधे झाओ कैफे को शहर के पुलिस स्टेशन भेजना चाहते हो? तुम दोनों खुद फैसला करो। ये कहकर गांव का मुखिया झाओ कैफे और किन झेंगवो को बेरुखी से घूरता रहा, उनके फैसले का इंतजार करता रहा। गांव के मुखिया की बातें सुनकर किन झेंगवो को चक्कर सा आ गया। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि गांव में झाओ कैफे की छोटी मोटी चोरी का पर्दाफाश हो जाएगा। और इस नाजुक पल में उसने हाँफते हुए झाओ कैफे की ओर इशारा करते हुए गालियां दी। तुमने ऐसा करके मुझे सचमुच बदनाम कर दिया है। झाओ कैफे को सरेआम गालियां दी गईं और वह भड़कना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि गांव का मुखिया और बाकी लोग उसे सचमुच पुलिस स्टेशन भेज देंगे। अगर चोरी का आरोप साबित हो गया तो उसे कम से कम कुछ साल जेल में बिताने पड़ेंगे। उसके दिल में डर बैठ गया और वह मुंह बनाकर तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पता है मैं गलत थी, गांव के मुखिया, मुझे माफ़ करना। मुझे पता है मैं गलत थी, मेरे पति, मैं जेल नहीं जाना चाहती। गांव के मुखिया और बाकी लोगों के चेहरे ठंडे थे और उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। किन झेंगवो ने उसे तीखी नज़रों से देखा, फिर गांव के मुखिया से माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया। गांव के मुखिया, हम मुआवजा देने को तैयार हैं, हम सबको मुआवजा देने को तैयार हैं। अच्छा। उनका रुख देखकर गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर किन झेंगवो के कंधे थपथपाते हुए कहा, झेंगवो, सब एक ही गांव के हैं, हम एक दूसरे से हर समय मिलते हैं और हम तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहते। लेकिन तुम्हें अब से अपनी पत्नी पर नियंत्रण रखना होगा, वरना अगर भविष्य में किसी का सामान गुम हुआ तो सबसे पहले तुम्हारे परिवार का ही ख्याल आएगा। गांव के मुखिया की बातें सुनकर किन झेंगवो का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, मैं अब से उस पर नज़र रखूंगा। ये कहकर वह सीधे झाओ कैफे पर गरजा, जाओ देखो घर पर कितना पैसा बचा है और सबको उनका हकदार मुआवजा दो। जल्दी करो। झाओ कैफे ने जब उसकी बात सुनी तो वह जल्दी से घर में भागी। उसका दिल बुरी तरह दुख रहा था, लेकिन अब बात पैसों की नहीं थी। अगर उसने मुआवजा नहीं दिया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। जल्द ही झाओ कैफे मुट्ठी भर खुले पैसे लिए घर घर जाकर एक एक करके अपने शुभ कर्मों का हिसाब पैसों से चुकाने लगी। जब सभी को मुआवजा मिल गया तो गांव के मुखिया ने हाथ हिलाकर दर्शकों को जाने का इशारा किया। चारण परिवार का आंगन फिर से शांत हो गया। झाओ कैफे जमीन पर गिर पड़ी, दिल टूटकर रोने लगी, मानो उसके माता पिता मर गए हों। हमारा पैसा, हमारे परिवार का पैसा, सब खत्म। वो अचानक ऐसा कैसे हो गया? उसकी चीखें सुनकर किन झेंगवो उस पर चिल्लाए, रोना बंद करो। क्या रोना कोई फायदेमंद है? अगर तुम्हें पता था कि बात यहाँ तक पहुँचेगी तो तुमने ये छोटी मोटी चोरियां क्यों की? तुम अभी भी मुझ पर चिल्ला रहे हो। झाओ कैफे को भी अन्याय महसूस हुआ। वह जमीन से ऊपर चढ़ी, किन झेंगवो की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, जब हम वो मुर्गियां, बत्तखें, सब्जियां और बढ़िया चावल का आटा खा रहे थे तब तुमने मुझसे झगड़ा क्यों नहीं किया? अब तुम मुझे अपने अपमान के लिए तुच्छ समझते हो, है ना? किन झेंगवो, मैं सचमुच अंधी थी, मैं तुम्हारे जैसे बदमाश के लिए कैसे गिर सकती थी? उद्धरण चिन्ह, तुम ही थे जिन्होंने मुझे सबसे पहले बहकाया था। किन झेंगवो ने उपहास किया, उसकी आंखों में उपहास भरा हुआ था। उद्धरण चिन्ह, पिताजी, माँ, बहस करना बंद करो। राहुल का चेहरा लाल हो गया। आज की घटनाओं ने उसे पूरी तरह से अपमानित महसूस कराया। इस परिवार ने उसे घुटन महसूस कराए। वह खुद को फिर से आंसू पोंछने से नहीं रोक सकी। हम क्या करेंगे? हमारा जियाओफैंग स्कूल जाने वाला है और हमने अभी तक ट्यूशन फीस भी नहीं जमा की है। क्यों ना हम जू मेई के परिवार से कुछ उधार ले लें? किन झेंगवो अभी भी अपने बेटे राहुल से बहुत प्यार कर रहा था और जल्दी से कोई उपाय सोचने लगा। जब वे चर्चा कर रहे थे, किसे पता था कि झांग परिवार तुरंत उनके दरवाजे पर आ पहुंचेगा। झांग के पिता और झांग की मां गंभीर चेहरों के साथ आंगन में आए। ससुराल वालों, आप क्यों आए हैं? झाओ कैफे ने उन्हें आते देखा और जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए मुस्कुराया। हालांकि वह और किन झेंगवो दोनों ही चोटिल और सूजे हुए थे। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वे बहुत ही हास्यास्पद लग रहे थे।
राहुल ने झांक के पिता और झांक की मां को आते देखा और जल्दी से मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। झांक के पिता ने ठंडे चेहरे से सीधे कहा, गांव में आपके चरण परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है और हम जू मेई की शादी आपके परिवार में नहीं करना चाहते और उसे आपके साथ सभी द्वारा उपहास का पात्र बनने देना चाहते हैं। सभी एक ही गांव में रहते थे और चरण परिवार के बारे में अफवाहें हाल ही में बहुत फैल गई थीं। अब उन्होंने गांव में पूरी तरह से अपना सम्मान खो दिया था। श्रुति का परिवार स्वाभाविक रूप से चरण परिवार के साथ उलझना जारी रखना चाहता था ताकि चरण परिवार उन्हें फंसा न सके। क्या सगाई तोड़ दो? झाओ कैफेंग और किनजेंगबुओ के चेहरे के भाव एक साथ बदसूरत हो गए। नहीं चरण परिवार, आपको दोनों युवाओं की भावनाओं पर विचार करना चाहिए। जू मेई और हमारे राहुल के बीच संबंध कितने अच्छे हैं। मैं तो इसी गर्मी में उनकी शादी करवाने की सोच रहा था। झाओ कैफेंग ने जल्दी से मामले को सुलझाने की कोशिश की क्योंकि वह इस शादी को खोना नहीं चाहता था। बेकार की बातें मत करो, हमारी जू मेई भी सगाई तोड़ने के लिए तैयार हो गई है। झांग की मां ने अपनी जेब से पैसों का एक बंडल निकाला। ये वो 188 युआन हैं जो तुमने हमारी सगाई के समय दिए थे, अब हम इसे तुम्हारे परिवार को लौटा रहे हैं। अब से हमारी जू मेई का तुम्हारे राहुल से कोई रिश्ता नहीं है। झांग के पिता ने तुरंत कहा, सगाई तोड़ने के बाद अगर हमें पता चला कि तुम्हारे परिवार ने मेरी बेटी के बारे में बाहर बुरा भला कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने कठोर शब्द कहने के बाद झांग परिवार दंपत्ति मुड़कर चले गए। चारण परिवार के आंगन में झाओ कैफेंग और किन जेंगबुओ जोर जोर से हाँफ रहे थे और राहुल का चेहरा पीला पड़ गया था। ये सब तुम्हारी वजह से है, ये सब तुम्हारी वजह से है, मुझे तुमसे नफरत है। झाओ कैफेंग और किन जेंगबुओ पर चिल्लाने के बाद वह घर में भागा और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। झाओ कैफेंग और किन जेंगबुओ ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें डर और सदमे से भरी थीं। आखिर हो क्या रहा था? ये सारी मुसीबतें अचानक एक साथ क्यों भड़क उठीं? चरण स्वाभाविक रूप से चरण परिवार की तरफ से हो रहे इस नाटक से अनजान था, लेकिन जब उसने पहली बार चरण परिवार की दुर्दशा की योजना बनाई थी तब उसने ऐसे परिणाम की आशंका जताई थी। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत व्यस्त था। रोजाना उपन्यास लिखने के अलावा उसे मिश्रित उर्वरकों, नाइट्रोजन उर्वरकों, फॉस्फेट उर्वरकों और पोटाश उर्वरकों के अनुपात की सारणियां भी बनानी पड़ती थीं। इसके अलावा चरण ने संकर चावल और फसल ग्राफ्टिंग, ये सभी चीज़ें कृषि उत्पादन बढ़ा सकती हैं, से संबंधित ज्ञान और सिद्धांतों को अपनी नोटबुक में बारीकी से दर्ज किया। प्रिया ने उसे हर दिन लगभग 10 घंटे अपनी मेज़ पर झुका हुआ देखा और चरण के लिए बहुत दुखी हुई। उसने घर के सभी छोटे बड़े काम अपने ऊपर ले लिए ताकि चरण अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सके। चरण ने कई दिनों तक लगन से काम किया, लगभग एक मोटी नोटबुक भर ली। उसने कलम नीचे रखी, खड़ा हुआ, अंगड़ाई ली और अपनी नोटबुक रख दी। तियान, चलो बैंक जाकर खाते की जांच करते हैं और देखते हैं कि किंगटियन फिल्म एंड ऑडियो से अंतिम भुगतान आया है या नहीं। ठीक है, ठीक है, प्रिया ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और साथ साथ चीन के कृषि बैंक की ओर चल पड़े। चीन के कृषि बैंक पहुंचकर चरण ने अपनी पासबुक और पहचान पत्र दिखाया और कर्मचारियों से पूछताछ में मदद करने का अनुरोध किया। पूछताछ करने पर किंगटियन फिल्म और ऑडियो से 6000 युआन का अंतिम भुगतान वास्तव में आ गया था। चरण ने तुरंत 3000 युआन निकाल लिए। जैसे ही दोनों बैंक से बाहर निकले, प्रिया को उत्साह और घबराहट का मिला जुला एहसास हुआ। चरण, हमने एक साथ इतने पैसे क्यों निकाले? चरण ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराया, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमारे घर को आरामदायक बनाऊंगा। तियान, अब जब हमारे पास पैसा है तो चलो अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें ले लें। ठीक है, प्रिया ने खुशी से सिर हिलाया। उसने चरण को कम पैसे खर्च करने के लिए मनाने के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रिया जानती थी कि चरण कोई खर्चीला नहीं है या ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भविष्य की चिंता नहीं करता। अगर वह इतना पैसा कमा सकता है। शरद के पिता को जियांग सिटी अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे घर लौट आए। चरण ने कुछ उपहार खरीदे और जियांग परिवार से मिलने गया। जियांग के पिता को खुश देखकर चरण को आखिरकार राहत मिली। उसने शरद से कहा कि वह डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ बड़े घरेलू सामान खरीदना चाहता है। ये जानते हुए कि उसके पास टिकट नहीं है, शरद अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर खुद चरण को शुआंगशी डिपार्टमेंटल स्टोर ले गया। वह बॉस था और जब वह चरण को सामान खरीदने ले गया तो न केवल टिकट की ज़रूरत नहीं थी बल्कि 30% की छूट भी मिल रही थी। चूंकि चरण की जेब में पैसे थे, उसने अपने घर के लिए सभी ज़रूरी सामान एक साथ खरीद लिए। एक सिलाई मशीन, 2 घड़ियाँ, एक 28 इंच की साइकिल और एक महिलाओं की साइकिल, एक ब्लैक एंड वाइट टीवी, एक वॉशिंग मशीन और एक रेफ्रिजरेटर। इन सभी सामानों की कुल कीमत 2000 युआन से ज़्यादा थी। शरद सामान पहुंचाने के लिए अपने सहायकों को एक छोटे ट्रक के साथ लाया और चरण को उन सभी सामानों को छोटे से आंगन में ले जाने में मदद की। सिलाई मशीन को भीतरी कमरे में ले जाया गया और टेलीविज़न को मुख्य हॉल की पिछली दीवार से लगे मॉड्यूलर कैबिनेट पर रख दिया गया।
वॉशिंग मशीन को अस्थायी रूप से भीतरी कमरे में रखा गया था और इस्तेमाल के समय उसे आंगन में ले जाया जाता था। रेफ्रिजरेटर को वापस रसोई में ले जाकर ठीक से व्यवस्थित कर दिया गया। दोनों साइकिलों को अस्थायी रूप से आंगन में रख दिया गया। सामान उतारने में मदद करने के बाद शरत अपने सहायकों के साथ चला गया। शुआंगशी डिपार्टमेंटल स्टोर को अभी भी सामान पहुंचाने के लिए ट्रक की ज़रूरत थी। शरत के जाने के बाद चरण और प्रिया ने फर्नीचर और उपकरणों से भरे कमरे को देखा और दोनों के चेहरे खुशी से भर गए। अपना हाथ बढ़ाओ तियान तियान। चरण प्रिया के पास गया और उसे हाथ बढ़ाने का इशारा किया। प्रिया ने आज्ञाकारी ढंग से अपना हाथ बढ़ाया। चरण ने अपनी जेब से एक महिला घड़ी निकाली और उसे पहना दी। क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है, धन्यवाद पति। प्रिया ने हाथ बढ़ाकर चरण को गले लगा लिया और उसके गाल पर एक जोरदार चुंबन दिया। वह बहुत उत्साहित होकर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखने लगी। चरण ने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर हाथ रखा, एक कुर्सी पर बैठ गया और प्रिया को सीधे अपनी गोद में खींच लिया। पत्नी, तुम मुझे भी मेरी घड़ी पहनने में मदद करो। उसने एक और पुरुष की घड़ी निकाली और प्रिया को दे दी। ठीक है। प्रिया ने खुशी से इसे लिया, क्लैस्प खोला और चरण को उसकी कलाई पर घड़ी पहनाने में मदद की। पति बहुत सुंदर है। उसने हाथ बढ़ाया और चरण की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी। उसकी आंखें चमक रही थीं, तारों की रोशनी से भरी हुई। चरण ने ठहाका लगाया, अपना सिर नीचे किया और उसके होंठों को चूम लिया। अब से पति अपनी पत्नी को एक बेहतर जीवन की ओर ले जाएगा। तियान तियान, मैंने तुमसे कहा था, इस जीवन में मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया की सबसे खुशहाल महिला बनो। ममहम। प्रिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। उसकी आंखें प्यार से भरी थीं क्योंकि उसने चरण को देखा। जैसा कि दोनों स्नेह कर रहे थे, किसी ने आंगन के द्वार से अपना सिर बाहर निकाला और चरण का नाम पुकारा। चरण और प्रिया ने एक साथ दरवाजे की ओर देखा। ये देखकर कि वह व्यक्ति झाओ मिंग की आंख था, प्रिया जल्दी से शर्मा गई और चरण की गोद से उतर गई। चरण भी जल्दी से उठा और उसका अभिवादन करने के लिए आंगन में चला गया। शिक्षक झाओ, कृपया अंदर आइए, बाहर बहुत गर्मी है। जब चरण ने देखा कि झाओ मिंग की आंख आ गया है तो वह समझ गया कि उसने जो काम उसे सौंपा था वह पूरा हो गया होगा। उसने जल्दी से मुस्कुराया और झाओ मिंग की आंख का घर में स्वागत किया। नमस्ते शिक्षक झाओ। प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी और झाओ मिंग की आंख को अंदर आते देख जल्दी से उसका अभिवादन किया। तियान तियान, मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। आप और चरण वास्तव में एक परिवार बन गए हैं। झाओ मिंग की आंख उनके निमंत्रण पर बैठ गए, उनका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था। प्रिया थोड़ी शर्मा गई और चाय बनाने के लिए उठ गई। शिक्षक झाओ, आप स्वयं आए हैं क्या? कीटनाशक बनाने के लिए सभी रासायनिक अभिकर्मक और सामग्री मिल गई है। चरण सीधे मुद्दे पर आ गया। हाँ, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताने आया हूँ। चरण, क्या आप उन सामग्रियों को वापस ले जाकर बनाने की योजना बना रहे हैं या स्कूल की प्रयोगशाला उधार लेने की? झाओ मिंग की आंख ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर मैं स्कूल की प्रयोगशाला उधार ले सकूं तो स्वाभाविक रूप से यह और भी बेहतर होगा। चरण ने जल्दी से कहा। उसके घर पर कोई उपकरण या कांच का सामान नहीं था, यहाँ तक कि रासायनिक प्रयोगों के लिए बीकर या पिपेट जैसी सामान्य वस्तुएं भी नहीं थीं। ये निश्चित रूप से स्कूल की प्रयोगशाला जैसी अच्छी तरह से सुसज्जित जगह में बेहतर होगा। ठीक है, फिर मैं स्कूल में आवेदन करूंगा। शिक्षक झाओ, कृपया कुछ चाय लें। प्रिया चाय ले आए और धीरे से झाओ मिंग की आंख के सामने रख दी। अच्छा अच्छा। झाओ मिंग की आंख ने चरण और प्रिया को देखा, उनकी आंखें संतुष्टि से भरी थीं। चरण, ये देखकर कि आप और तियान तियान अच्छी तरह से रह रहे हैं, मैं वास्तव में आपके लिए खुश हूँ। हम भी आपकी देखभाल के लिए बहुत आभारी हैं शिक्षक। चरण ने मुस्कुराते हुए झाओ मिंग की आंख से विनम्रता से कहा। व्यापार पर चर्चा करने के बाद ये देखकर कि देर हो रही थी, चरण ने झाओ मिंग की आंख को छोटे आंगन में खाने के लिए आमंत्रित किया। चरण ने झाओ मिंग की आंख के साथ बातचीत की। जाने से पहले उन्होंने चरण से कहा कि वे 1-2 दिन में स्कूल की प्रयोगशाला इस्तेमाल करने की अनुमति के लिए आवेदन करेंगे। तब तक चरण कीटनाशक प्रयोगों और फॉर्मुलेशन के लिए स्कूल की प्रयोगशाला में जा सकेंगे। चरण ने झाओ मिंग की आंख को आंगन के गेट तक जाते देखा, उसे साइकिल पर जाते देखा और फिर आंगन में वापस मुड़ गया। घर पर फोन न होना बहुत असुविधाजनक लग रहा था, इसलिए चरण ने प्रिया से इस बारे में बात की और छोटे से आंगन में फ़ोन लगाने की तैयारी करने लगा। दोपहर की झपकी के बाद चरण अपनी 28 इंच साइकिल से टेलीफोन कार्यालय गया। फ़ोन लगवाने के लिए पहले एक आवेदन जमा करना होगा। चरण कार्यालय पहुंचा, अपनी घरेलू पंजीकरण पुस्तिका और पहचान पत्र में अपने परिवार की जानकारी दर्ज कराई और इंस्टॉलेशन शुल्क का भुगतान किया। कर्मचारियों ने उसे बताया कि वे कल सुबह इंस्टॉलेशन के लिए आने का इंतजाम करेंगे। जवाब मिलने के बाद चरण टेलीफोन कार्यालय से चला गया। साइकिल से घर वापस आते हुए चरण ने कुछ और स्टेशनरी खरीदी, पांडुलिपि का कागज, ड्राइंग पेपर, नोटबुक और तरह तरह के पेन। यूजियान बुक स्टोर सिर्फ चरण की आंखों में ही मौजूद था, उसके दिमाग के स्टोरेज यूनिट के बराबर।
चरण किसी भी समय बुक स्टोर में किताबें देख सकता था, लेकिन दूसरे उन्हें देख नहीं सकते थे। अगर वह उपयोगी जानकारी देना चाहता था तो वह बस लिख सकता था और ज़्यादा चित्र बना सकता था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि प्रिया सिलाई मशीन के सामने बैठी कपड़े सिल रही है। उसके गंभीर भाव देखकर चरण को प्रिया का हाई स्कूल का सपना याद आ गया। चरण, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे एक फैशन डिजाइनर बनना है। लड़की की स्पष्ट आवाज़ अभी भी चरण के दिमाग में गूंज रही थी। उसके होंठ थोड़े मुड़े और उसने प्रिया के पास बैठने के लिए एक कुर्सी सरका दी। चरण, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। क्या फ़ोन इंस्टॉलेशन के लिए आवेदन करना आसान था? प्रिया ने जो कर रही थी उसे रोक दिया और चरण की ओर देखने लगी। हाँ, आवेदन स्वीकृत हो गया था। उन्होंने कहा कि वे इसे कल इंस्टॉल करने आएंगे। चरण हल्के से मुस्कुराया और प्रिया के सवाल का जवाब देने के बाद उसने अचानक धीरे से कहा, तियान तियान, अब क्या तुम अभी भी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हो? चरण के शब्दों को सुनकर प्रिया की आंखें पहले चमक उठीं, फिर मंद हो गईं। चरण, मैं यह नहीं कर सकता। मैं विश्वविद्यालय में नहीं गया और मेरे पास पेशेवर फैशन ज्ञान का अध्ययन करने का अवसर नहीं है। मैं यह नहीं कर सकता। फैशन डिज़ाइनर बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए विभिन्न कपड़ों के ज्ञान और अनुप्रयोग के साथ साथ फैशनेबल डिज़ाइन अवधारणाओं और पेशेवर ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब तक तुम चाहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चरण ने उसकी निराशा और अनिच्छा देखी, आगे बढ़कर प्रिया का हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, तियान तियान, मैं तुम्हें एक विश्वस्तरीय फैशन डिज़ाइनर बनने में मदद करूंगा। प्रिया ने चरण की आंखों में कोमलता और आत्मविश्वास देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। लड़की ने नाक से सांस ली, उसकी आवाज़ थोड़ी नाक से निकली हुई थी। चरण, तुम्हें अब भी याद है कि मैंने पहले क्या कहा था? मुझे तियान तियान के कहे एक एक शब्द याद हैं। चरण ने हाथ बढ़ाकर उसके मुलायम गाल पर चुटकी ली और धीरे से कहा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? प्रिया ने जोर से सिर हिलाया, मुझे विश्वास है पति, मुझे आपकी हर बात पर विश्वास है। अच्छा, तो अब से मैं तुम्हें पेशेवर ज्ञान सिखाने के लिए रोज़ 1 घंटा निकालूंगी। तुम मुझे सिखाने वाले हो? प्रिया की आंखें उलझन से भर गईं। चरण, तुमने ये सब कब सीखा? उसने चरण को बस 2 साल से नहीं देखा था। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने सपनों में हर तरह का ज्ञान सीखा है, तियान तियान, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? चरण ने प्रिया की तरफ देखा और धीरे से कहा। उसका पिछला जीवन बहुत दुखद रहा था। वह नहीं चाहता था कि प्रिया को पता चले। और यूजियान बुक स्टोर का राज चरण किसी को नहीं बताएगा, प्रिया को भी नहीं। कभी कभी ऐसा करना उसके आसपास के लोगों की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका होता था। क्या यह उन पौराणिक कहानियों जैसा है जो हमने कहानियों की किताबों में पढ़ी हैं? चरण, क्या तुम हर रात सोते समय एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े से सीख रहे हो? प्रिया खुद को हंसने से नहीं रोक पाए और उसके गालों पर दोनों तरफ गड्ढे पड़ गए। कुछ ऐसा ही। उसकी हंसी देखकर चरण की आंखों में भी मुस्कान आ गई। जब तक तुम कहते रहोगे, मैं मानूंगा। अगर तुम मुझसे झूठ भी बोल रहे हो तो भी मैं मानने को तैयार हूं। प्रिया ने हाथ बढ़ाकर चरण को गले लगा लिया और उसके कंधे पर झुक गई। तो चरण, मुझे उम्मीद है कि इस जीवन में तुम मुझसे जो भी झूठ बोलोगे वह सब अच्छा होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। चरण ने गंभीरता से सहमति जताई। एक पल के स्नेह भरे स्नेह के बाद चरण ने समय का फायदा उठाते हुए प्रिया को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके यूजियान बुक स्टोर में फैशन डिज़ाइन पर हज़ारों किताबें थीं। सरल से जटिल, आसान से मुश्किल, सब कुछ उनके पास था। चरण ने पहले प्रिया को कुछ बुनियादी ज्ञान समझाया। उदाहरण के लिए, विभिन्न कपड़ों की पहचान और उनका उपयोग। चुनजिया की यूडोंग, हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं। पोशाकें, कैजुअल वियर, काम के कपड़े और रोज़मर्रा के काम के कपड़े स्वाभाविक रूप से अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। चरण ने धैर्यपूर्वक प्रिया को कई बुनियादी बातें समझाईं और प्रिया ने भी ध्यान से सुना, यहाँ तक कि नोट्स लेने के लिए अपनी नोटबुक और फाउंटेन पेन भी निकाल लिया। वह हाल ही में चरण को किताबें कॉपी करने में मदद कर रही थी और उसकी लिखने की गति काफ़ी बढ़ गई थी। जैसे जैसे चरण बोल रहा था, वह कई ज्ञानवर्धक बातें लिख रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चरण ने जो कहा उसे तुरंत याद न रख पाए, वह बाद में अध्ययन के लिए अपने नोट्स देख सकती थी। हालांकि प्रिया बहुत बुद्धिमान नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से एक मेहनती व्यक्ति थी। अगले दिन सुबह 9:30 बजे इंस्टॉलर अपनी साइकिल पर पहुंचा। उसकी साइकिल औजारों और सामग्रियों से भरी हुई थी। चरण के साथ इंस्टॉलेशन की जानकारी की पुष्टि करने के बाद इंस्टॉलर ने काम शुरू कर दिया। चरण ने उसे चीज़ें देकर मदद की। गली के सामने सड़क से खींची गई लीड इन लाइन में 50 मीटर से ज़्यादा केबल का इस्तेमाल हुआ। पूरी सुबह काम करने के बाद इंस्टॉलर ने आखिरकार फ़ोन इंस्टॉल कर दिया। चरण ने फ़ोन का इंस्टॉलेशन शुल्क चुकाया और इंस्टॉलर को भेज दिया। वापस आते हुए प्रिया के चेहरे पर बेकाबू खुशी देखकर चरण भी अंदर से बहुत खुश हुआ। फ़ोन लग जाने से भविष्य में काम निपटाने में काफ़ी आसानी होगी।
उसने तुरंत अपने दोनों अच्छे भाइयों शरत और विक्रम को फ़ोन करके बताया। उसने उन्हें बताया कि घर पर फ़ोन लग गया है, इसलिए अब उन्हें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, वे सीधे फ़ोन कर सकते हैं। शरत और विक्रम भी चरण के लिए खुश थे जब उन्होंने सुना कि उसके घर पर फ़ोन लग गया है। अपने दोनों अच्छे भाइयों से बात खत्म करने के बाद चरण ने ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो और जिंगू लीजेंड अखबार और पत्रिका के कार्यालय को अलग अलग फ़ोन किया। उसने उन्हें बताया कि वे भविष्य में उससे संपर्क करने के लिए इस लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो में निर्माता डू जेंगपेंग ही थे, जिन्होंने पिछली बार चरण के साथ सहयोग पर चर्चा की थी। चरण का फ़ोन पाकर वह बहुत खुश हुए और उन्होंने चरण को बताया कि इन द रेन गाने के लिए गायक मिल गया है और उन्होंने रिकॉर्ड और टेप बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा फिल्म गॉड ऑफ गैम्बलर्स का प्री प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। निर्देशक द्वारा कलाकारों के नाम तय करने और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद फिल्मांकन शुरू हो सकता था। चारण भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हुए। आखिरकार उन्होंने ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो के साथ एक लाभ साझाकरण समझौता किया था। उन्हें पैसे तभी मिलेंगे जब गाने या फिल्में रिलीज होंगी और अच्छी बिक्री होगी। उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो जल्दी काम पूरा कर देगा। डू जेंगपेंग के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद चारण ने अनजाने में ही बता दिया कि उनके पास कुछ और अच्छे गाने हैं। डू जेंगपेंग बहुत उत्सुक थे और उन्होंने तुरंत चारण से ये गाने भी भेजने को कहा। अगर इन गानों की गुणवत्ता भी अच्छी रही तो वे गायकों से इन्हें गाने का इंतजाम करेंगे और जल्द से जल्द रिकॉर्ड और टेप जारी करेंगे। चारण सहमत हो गए और पिछली बार की तरह केवल पहला भाग भेजने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने अभी अभी ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो के साथ सहयोग शुरू किया था और दोनों पक्षों के बीच अभी ज़्यादा भरोसा नहीं था। डू जेंगपेंग के साथ अपनी बातचीत खत्म करने के बाद चारण ने फ़ोन रख दिया और जिंगू लीजेंड पत्रिका के प्रधान संपादक ली को फ़ोन किया। प्रधान संपादक ली भी ये सुनकर बहुत खुश हुए कि चरण ने घर पर एक फ़ोन लगवा लिया है। इससे भविष्य में चरण को ढूंढना उनके लिए और भी आसान हो जाएगा। चरण, आपके 2 लंबे उपन्यास क्रैकिंग द स्काई और जुशेन हमारी जिंगू लीजेंड पत्रिका और अखबार में प्रकाशित होने शुरू हो गए हैं। पहले अंक में पाठकों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही, जिससे बड़ी संख्या में नए पाठक पत्रिका खरीदने के लिए आकर्षित हुए। प्रधान संपादक ली ने हंसते हुए कहा, हमारी पत्रिका आपके लिए 2 विशेष खंड, एक फैंटेसी खंड और एक अमर नायक खंड, बढ़ाने की योजना बना रही है। आप क्या सोचते हैं? प्रधान संपादक ली, मुझे इन परिचालन पहलुओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप पेशेवर लोग इसे अपनी मर्जी से संभाल सकते हैं। चरण ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ अच्छी किताबें लिखने पर ध्यान केंद्रित करूंगा और अपनी पांडुलिपि की फीस और रॉयल्टी मिलने का इंतजार करूंगा। हाँ, बढ़िया। प्रधान संपादक ली जोर से हंस पड़े और उन्हें याद दिलाना नहीं भूले, तो चरण, आपको लगातार अपडेट सुनिश्चित करने होंगे और हर महीने समय पर अपनी पांडुलिपियां जमा करना याद रखना होगा। कोई बात नहीं, चरण ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। उन्हें जल्दबाजी पसंद नहीं थी और उन्होंने अगले महीने की पांडुलिपियां पहले ही लिख ली थीं। प्रधान संपादक ली के साथ बातचीत खत्म करने के बाद चरण ने फ़ोन रिसीवर रख दिया और अपनी पत्नी को पढ़ाना जारी रखा। प्रिया को फैशन डिजाइनिंग का शौक था और इस क्षेत्र में उनकी प्रतिभा भी काफ़ी अच्छी थी। उसने देखा कि उसके रोज़ पढ़ाने और प्रिया के मन लगाकर पढ़ाई करने से शायद जल्द ही प्रिया स्वतंत्र रूप से कपड़ों की डिज़ाइनिंग और स्टाइल तैयार कर सकेगी। पत्नी, अभ्यास के लिए जो भी कपड़ा, सुई धागा चाहिए, बेझिझक खरीद लो। पैसे खर्च करने से मत डरो। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो मुझसे पूछ लो। अगर तुम्हें जो कपड़ा चाहिए वह हमारे इलाके में नहीं मिलता तो मैं तुम्हें शहर ले चलूँगा। चरण ने प्रिया को पढ़ाना खत्म किया और गंभीरता से उसे निर्देश दिए। हम प्रिया ने चोंच मारती हुई लड़की की तरह सिर हिलाया, हाथ बढ़ाकर चरण के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके आलिंगन में सिमट गई। चूंकि हाल ही में ये जोड़ा हर रात अंतरंग गतिविधियों में शामिल हो रहा था, प्रिया चरण के साथ और भी ज्यादा चिपकी और अंतरंग होती जा रही थी। चरण को भी स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी का उसकी बाहों में सक्रिय रूप से डूब जाना अच्छा लगता था। अगली सुबह झाओमिंग की आंख फिर से अपनी साइकिल पर सवार होकर आया। उसने चरण को बताया कि स्कूल की प्रयोगशाला ने प्रायोगिक पहुंच के लिए आवेदन कर दिया है और अब वह वहां प्रयोग कर सकता है। अभी भी गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं और हाई स्कूल के छात्र अभी तक स्कूल नहीं लौटे थे। झाओमिंग की आंख ने स्कूल को उपयोग शुल्क का भुगतान कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से स्कूल को कोई आपत्ति नहीं थी। झाओमिंग की आंख की बात सुनकर चरण तुरंत खुश हो गया। उसने प्रिया से कहा कि वह आज दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आएगा। वह तुरंत झाओमिंग की आंख के साथ साइकिल चलाकर हुआंगान काउंटी हाई स्कूल की ओर चल पड़ा। स्कूल प्रयोगशाला पहुंचने पर झाओमिंग की आंख ने पहले से ही सभी आवश्यक रासायनिक अभिकर्मक और सामग्री तैयार कर ली थी। चरण और उसने तुरंत साथ मिलकर प्रयोगात्मक समायोजन शुरू कर दिया। उसके दिमाग में मॉड्यूलेशन अनुपात के चरण और खुराक के विस्तृत विवरण थे, जिससे ये कार्य आसान हो गए।
झाओ मिंगकियांग ने चरण की बगल में सहायता की और चरण की कुशल और सहज गतिविधियों को देखकर उसने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। 2 साल बाद उन्हें वर्तमान चरण से महसूस हुआ कि इस बच्चे का भविष्य अथाह था। यही कारण था कि वह पूरे दिल से चरण की मदद करने को तैयार थे। अगर चरण भविष्य में खुद के लिए नाम कमाए तो क्या वह अपने शिक्षक के रूप में उस गौरव का कुछ हिस्सा भी नहीं कमा सकते थे। दोनों ने दिन के अधिकांश समय काम किया और चरण ने अंततः 2 प्रकार के कीटनाशकों को सटीक रूप से तैयार किया, शाकनाशी और कीटनाशक। उन्होंने सावधानीपूर्वक घटक सूत्र को रिकॉर्ड किया और झाओ मिंगकियांग को इस अनुपात के अनुसार एक बार ऑपरेशन करने दिया। झाओ मिंगकियांग ने व्यक्तिगत रूप से इसे उनके द्वारा लिखे गए अनुसार तैयार किया। 1 घंटे बाद उन्होंने बिल्कुल वैसा ही कीटनाशक भी तैयार किया जैसा चरण के हाथ में था। चरण बहुत उत्साहित था, शायद इस युग में किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। यह नया प्रकार का शाकनाशी और कीटनाशक, जो केवल दशकों बाद विकसित किया गया था, इतने छोटे काउंटी के एक हाई स्कूल की प्रयोगशाला में शोध किया जाएगा। शिक्षक झाओ, मेरा प्रयोग सफल रहा। मैंने मनचाहा कीटनाशक बना लिया है। अगले कुछ दिनों में मैं परीक्षण के लिए देहात जा रहा हूँ। असर की पुष्टि हो जाने पर मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जियांग शहर चलेंगे। चरण ने झाओ मिंगकियांग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, वापस जाकर जल्दी से इसका परीक्षण करो। अगर यह कीटनाशक वाकई कारगर रहा तो हम दोनों ने कृषि में योगदान दिया होगा। चरण जोर से सिर हिलाया। तैयार कीटनाशक के 2 नमूने झाओ मिंगकियांग के पास सुरक्षित रखने के लिए छोड़ दिए और बाकी सब अपने साथ ले गए। झाओ मिंगकियांग से विदा लेने के बाद चरण ने तैयार कीटनाशक लिया और अपनी साइकिल पर सवार होकर चला गया। जब तक वह छोटे से आंगन में लौटा, शाम के लगभग 6 बज चुके थे। प्रिया ने रात का खाना तैयार कर लिया था और आंगन में खड़ी होकर दरवाजे से बाहर देख रही थी। चरण को वापस आते देख उसका चेहरा खुशी से भर गया। चरण, तुम आखिरकार वापस आ गए। मुझे लगा था कि तुम आज रात शिक्षक झाओ के घर खाना खाओगे। चरण अपनी साइकिल से उतरने के बाद उसने कीटनाशक डालने के लिए जगह ढूंढी, हाथ धोए और फिर प्रिया को गले लगाने आया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि मेरी पत्नी घर पर रात के खाने के लिए मेरा इंतजार कर रही है। उसके शब्द सुनकर प्रिया का दिल मिठास से भर गया। क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो पहले खाना खाते हैं। ठीक है, चरण ने जवाब दिया, अपनी पत्नी को बर्तन मुख्य कमरे में 8 अमर लोगों की मेज तक ले जाने में मदद करते हुए। दोनों ने खाना खाया और बातें की। चरण ने बताया कि वह कल चरण परिवार के गांव में मूंगफली के खेत में कीटनाशक छिड़कने जा रहा है। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? अगर तुम्हारे पिताजी फिर से तुम्हें परेशान करें तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। प्रिया ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, जरूरत नहीं है। अगर वे मुझे परेशान करने की हिम्मत करते हैं तो मैं उन्हें पीटने की हिम्मत करूंगी। चरण मुस्कुराया और अपने मुंह के कोने से चावल का एक दाना पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। तियान तियान, खेतों में गर्मी और धूप है, वहां जाकर तकलीफ मत उठाना। मैं काम खत्म करके जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो बहादुर बनने की कोशिश मत करना। प्रिया उसे निर्देश देते हुए अभी भी थोड़ी चिंतित लग रही थी। उसे ये भी डर था कि चरण सचमुच सावधानी को हवा में उड़ा देगा और चरण परिवार से बेतहाशा लड़ेगा। चिंता मत करो, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी को संजोकर रखता हूँ। चरण हंसा, पत्नी, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा हो जाऊंगा। हम प्रिया उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। वह चरण के साथ हाथों में हाथ डालकर बूढ़ा होने को बहुत इच्छुक थी। खाना खत्म करने के बाद चरण लगन से रसोई में बर्तन धोने और चूल्हा साफ करने चला गया। खाना खत्म करने के बाद उसने शरद को बुलाया और स्प्रेयर खरीदने के लिए कुछ पैसे जुटाने में मदद करने को कहा। चरण कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन उसके अच्छे भाई के थे। उसे कल खेतों में स्प्रे करना था और वह स्प्रेयर के बिना ये काम नहीं कर सकता था। शरद हमेशा चरण की ज़रूरतों को पूरा करता था। चरण की बातें सुनकर वह तुरंत मान गया और कहा कि वह आज रात ही यह काम कर देगा ताकि कल चरण को स्प्रेयर इस्तेमाल करने में देरी न हो। स्प्रेयर की समस्या हल होने के बाद चरण को राहत मिली। वह प्रिया के साथ ठंडी हवा का आनंद लेने और आंगन में टहलने चला गया। दोनों बातें करते हुए समय तेजी से बीत गया। रात को नहा धोकर हमेशा की तरह दोनों ने एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद में सोने से पहले एक दूसरे के साथ कुछ देर तक प्यार भरा समय बिताया। अगले दिन चरण और प्रिया के नाश्ता खत्म करने के तुरंत बाद शरद खुद स्प्रेयर लेकर आया। चरण जानता था कि यह आदमी भरोसेमंद है। उसने उसके कंधे पर जोर से थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, डोंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं यह व्यस्त समय खत्म करूंगा तो मैं तुम्हें और विक्रम को अपने घर बुलाऊंगा और खुद तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगा और तुम दोनों के साथ कुछ ड्रिंक्स लूंगा। हम भाई हैं, इतने विनम्र क्यों हो? शरद ने जल्दी से हाथ हिलाया, फिर मुस्कुराया और बोला, लेकिन मुझे तियानगे के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, चिंता मत करो, तुम उस खाने से वंचित नहीं रहोगे।
चरण ने कुछ देर उससे बातें की, फिर जाने की तैयारी की। शरद जानता था कि वह व्यस्त है और छोटे से आंगन में ज्यादा देर नहीं रुका। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पलक झपकते ही गायब हो गया जैसे वह पहुंचा था। चरण ने अपनी पुआल की टोपी पहनी, कीटनाशक लिया और स्प्रे अपनी पीठ पर रख लिया। प्रिया को अलविदा कहने के बाद वह अपनी साइकिल से चरण परिवार के गांव की ओर चल पड़ा। साइकिल चलाना थोड़ा धीमा था, लेकिन पीठ पर स्प्रे लाद कर बस से जाना असुविधाजनक था। सुबह करीब 10 बजे चरण गांव के पूर्वी छोर पर 2 एकड़ मूंगफली के खेत के पास पहुंचा। उसने पास की एक खाई से पानी लेकर स्प्रेयर में भरा, फिर अनुपात के अनुसार कीटनाशक डाला। अपनी पीठ पर स्प्रेयर टांगकर चरण ने खेत के एक छोर से दूसरे छोर तक कीटनाशक का छिड़काव शुरू कर दिया। अपने पिछले जीवन में चरण खेती बाड़ी का आदी था, इसलिए कीटनाशक छिड़कना उसके लिए आसान था। चूंकि खेत में खरपतवार उगी हुई थी, इसलिए चरण ने पहले खरपतवारनाशक छिड़का। उन्होंने कीटनाशक का प्रयोग करने से पहले खरपतवारनाशक की प्रभावशीलता देखने के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा करने की योजना बनाई। फिलहाल ऐसा लग रहा था कि ज्यादा कीट नहीं हैं, खासकर विभिन्न खरपतवार, खासकर क्रैबग्रास, गूसग्रास, फॉक्सटेल और नटग्रास। खेतों में उगने वाले ये खरपतवार मूंगफली के पौधों से प्रकाश, पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे और कई बीमारियों और कीटों के भी पोषक थे। ये मूंगफली के पौधों को पत्ती के धब्बे, तने के सड़न, शीत ब्लाइट आदि से पीड़ित करते थे, जिससे मूंगफली की उपज में भारी कमी आती थी। अब चरण ने एक नए प्रकार का शाकनाशी विकसित किया था। यह शाकनाशी न केवल खरपतवारों को प्रभावी ढंग से खत्म कर सकता था, बल्कि भूमि और पर्यावरण के प्रदूषण को भी कम कर सकता था। चरण जानता था कि बाजार में उपलब्ध कीटनाशक अत्यधिक विषैले, अप्रभावी, लंबे समय तक अवशिष्ट विषाक्तता वाले और भारी प्रदूषण पैदा करने वाले थे। ऐसे कीटनाशक मानव शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाते थे और पर्यावरण प्रदूषण भी फैलाते थे। चरण को विश्वास था कि एक बार जब वह इन दोनों कीटनाशकों को कृषि विज्ञान संस्थान को सौंप देगा, तो निश्चित रूप से नेताओं द्वारा इनका जोरदार प्रचार और उपयोग किया जाएगा। चरण, तुम क्या कर रहे हो? चरण ने अभी अभी दवा छिड़क कर स्प्रेयर साफ किया था और खेत के पास आराम कर रहा था, तभी उसने किसी की आवाज़ सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो चरण परिवार के गांव के मुखिया किंगेन दिखाई दिए। ग्राम प्रधान, मैं मूंगफली के खेत में शाकनाशी का छिड़काव कर रहा हूँ। मेरी 2 एकड़ जमीन देखिए, मूंगफली के पौधे लगभग खरपतवार खा गए हैं। चरण मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। शाकनाशी? क्या ये बहुत जहरीला नहीं है? और मैंने सुना है कि इसका असर अच्छा नहीं होता। गांव के लोगों ने लगभग कभी शाकनाशी का इस्तेमाल नहीं किया था। हर घर कुदाल लेकर खेतों में जाता था और हर कुछ दिनों में निराई करता था। किंगेन ने यह भी सुना था कि कीटनाशक असरदार नहीं था। यह कोई साधारण खरपतवारनाशक नहीं है। यह एक नए प्रकार का खरपतवारनाशक है, जिसे विशेष रूप से खरपतवारों के लिए विकसित किया गया है। ग्राम प्रधान, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो 1-2 दिन बाद मेरे खेत की स्थिति देखने आएं। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी मेहनत और पैसा व्यर्थ नहीं गंवाया होगा। किंगेन ने खेत की ओर 1-2 बार देखा, आह भरी और कहा, चरण, मैंने सुना है कि तुमने अपने पिता से नाता तोड़ लिया है। क्या ये सच है? वे सभी एक ही गांव के थे और कुछ पीढ़ियों पहले से सभी एक दूसरे के रिश्तेदार थे। किंगेन को यह बात तब पता चली जब उसने गांव में किन झेंगबुओ को चरण को कोसते और उसे पितृभक्त कहते सुना। हाँ, ये सच है, ग्राम प्रधान। अगर मैं उनके साथ रहा तो देर सवेर वे मुझे भी मार डालेंगे। चरण ने सच कहा। गांव के लोगों को भी मेरे परिवार की स्थिति समझनी चाहिए। लोग कहते हैं कि सौतेली माँ के बाद सौतेला पिता भी आता है। उस घर में मुझे बस तकलीफ और बेइज्जती ही मिली। अगर उन्होंने मुझे इस बुरे अंजाम तक नहीं पहुंचाया होता तो मैं इतना बेरहम काम न करता। हाय, तुम्हारी किस्मत कितनी बुरी है। चरण की बातें सुनकर किंगेन के चेहरे पर सहानुभूति उभर आई। ठीक है, ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है। चरण, अगर तुम उनसे पूरी तरह नाता तोड़ना चाहते हो तो एक विच्छेद पत्र जरूर लिख देना, ताकि भविष्य में कोई और झगड़ा न हो। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, ग्राम प्रधान। वरना मैं तो लगभग भूल ही गया था। चरण मुस्कुराया और बोला, आज मेरा काम खत्म हो गया है और मेरे पास समय है। वरना मैं तुम्हें, ग्राम प्रधान को और कुछ रिश्तेदारों को किंगेन और उनके साथ विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर करते समय गवाह बनने के लिए परेशान करता। उन्होंने मूल रूप से गांव में इन वृद्ध लोगों को गवाह के रूप में सक्रिय रूप से ढूंढने की योजना बनाई थी। अब जबकि ग्राम प्रधान ने इस मुद्दे को उठाया है, तो स्वाभाविक रूप से यह और भी बेहतर हो गया है। बोलते हुए उसने अपनी जेब से 5-10 युआन के नोट निकाले और उन्हें ग्राम प्रधान के हाथ में थमा दिया। मैं आज जल्दी में आया था और कोई उपहार तैयार नहीं कर पाया। ग्राम प्रधान, कृपया ये पैसे ले लीजिए और कुछ सिगरेट और शराब खरीद लीजिए। ग्राम प्रधान ने अपने हाथ में पैसे देखे। उन्हें लेने में थोड़ा डर भी लगा और मोह भी। ऐसा नहीं चलेगा चरण, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। उसकी आंखों में अनिच्छा के भाव थे, लेकिन उसका हाथ तेजी से चरण की ओर बढ़ गया।
ग्राम प्रधान, रूट अंकल, आप भी एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझे बड़ा होते देखा है। ये छोटी सी रकम आपके प्रति मेरी पुत्रवधू भक्ति है। ज्यादा सोचिए मत, कृपया इसे जल्दी से स्वीकार कर लीजिए। अगर बाद में लोग आकर इसे देख लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चरण ने जल्दी से पैसे ग्राम प्रधान के कपड़ों की जेब में ठूंस दिए और मुस्कुराते हुए उसे सलाह दी। वाह चरण, तुम सच में एक अच्छे बच्चे हो। ग्राम प्रधान की निगाहें चरण की ओर कुछ नर्म पड़ गईं। चूंकि तुम चरण परिवार से पूरी तरह नाता तोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो, मैं तुम्हें कुल प्रधान और कुछ कुल चाचाओं से मिलवाता हूँ। मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें समझ जाएंगे। शुक्रिया ग्राम प्रधान। चरण ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, स्प्रेयर लगाया, अपनी साइकिल आगे बढ़ाई और चरण के साथ गांव लौट आया। आधे घंटे बाद चरण परिवार के गांव के पैतृक हॉल में बहुत से लोग इकट्ठा हुए। जब किन झेंगबुओ को यहाँ आने की सूचना मिली तो वह अभी भी थोड़ा उलझन में था। जब उसने चरण को देखा तो उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। चरण, तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? हमने पहले ही अपने पिता पुत्र के रिश्ते को तोड़ दिया है। मैंने तुम्हें पिछली बार चेतावनी दी थी, भले ही तुम बाहर भूख से मर जाओ, मैं तुम्हें दूसरी नज़र भी नहीं डालूंगा। किन झेंगबुओ ने सोचा कि चरण पर वाकई बहुत ज्यादा ब्याज वाले कर्ज हैं और उसे डर था कि चरण उससे पैसे उधार लेने वापस आ जाएगा, इसलिए उसने पहले ही उसकी बात रोक दी। चरण ने उसकी बातें सुनी, उसके मतलब को नज़रअंदाज किया और किन कुल प्रमुख की ओर देखा। दादाजी कुल प्रमुख, कृपया मेरे लिए न्याय की रक्षा करें, मुझे किन झेंगबुओ से पिता पुत्र के रूप में अलग होने दें और चरण परिवार से नाता तोड़ लें। किन झेंगबुओ के आने से पहले कुल प्रमुख और कुछ कुल रिश्तेदारों ने चरण को कुछ बातें समझानी चाहिए थीं। अब किन झेंगबुओ का चरण के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया देखकर सभी को साफ समझ आ गया कि इस पिता पुत्र के बीच सिर्फ नफरत और नाराजगी थी। ठीक है, चूंकि तुम दोनों बाप बेटे ने फैसला कर लिया है तो हम बुजुर्ग गवाह होंगे। कुलाध्यक्ष ने किसी से विच्छेद पत्र का मसौदा तैयार करवाया और चरण और किन झेंगबुओ से कहा, तुम दोनों सोच समझकर लिखो। एक बार इस विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद तुम दोनों के बीच पिता पुत्र के रूप में कोई संबंध नहीं रहेगा। जीवन, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तुम्हारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं बस यही मान लूंगा कि मैंने इस बेवफा बदमाश को जन्म ही नहीं दिया। किन झेंगबुओ ने ठंडी सांस ली, उसकी नाक हवा में थी। मन ही मन वह अपने सबसे छोटे बेटे राहुल पर निर्भर था कि वह बुढ़ापे में उसका साथ देगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपने सबसे बड़े बेटे चरण की परवाह नहीं थी, जो उससे बिछड़ गया था। कुलाध्यक्ष अंकल, मैंने सोच लिया है, चरण ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है, तो आओ, हस्ताक्षर करो और अपने हाथों के निशान लगाओ। कबीले के मुखिया ने आह भरी और ज्यादा कुछ नहीं कहा। चरण और किन झेंगबुओ ने क्रमिक रूप से अपने नाम लिखे और विच्छेद पत्र पर अपने हाथों के निशान लगाए। एक बार विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद तब से दोनों के बीच पिता पुत्र का रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। चरण ने कबीले के मुखिया, ग्राम प्रधान और सभी कबीले के रिश्तेदारों को चरण परिवार के गांव छोड़ने से पहले धन्यवाद दिया। अपनी कलाई घड़ी पर समय देखते हुए दोपहर के लगभग 1 बज चुके थे। चरण ने किंगशुई टाउन से गुजरने पर पहले कुछ खाने की योजना बनाई। रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर चरण ने रेस्तरां के बाहर अपनी साइकिल और स्प्रेयर को लॉक कर दिया, फिर अंदर कदम रखा। वह इमारत से बाहर निकलते हुए किसी व्यक्ति से टकरा गया। यह श्रुति थी। चरण को देखने के बाद वह पहले तो खुश हुई, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा और आक्रोश दिखा। चरण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरी ब्लाइंड डेट पर मेरा पीछा कर रहे हो? चरण ने उसे बेवकूफ़ों की तरह देखा, फिर रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड की ओर इशारा किया। श्रुति, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? मैं रेस्टोरेंट में, जाहिर है, खाने आया हूँ। जहाँ तक तुम यहाँ किस लिए आए हो, मुझे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर वह श्रुति के पास से गुजरा और रेस्टोरेंट में घुस गया। उसने 2 व्यंजन ऑर्डर किए और मेज़ पर बैठकर वेटर के खाना परोसने का इंतजार करने लगा। श्रुति रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, ये देखकर कि चरण उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे अन्याय और गुस्सा दोनों महसूस हुए। क्या ऐसा हो सकता है कि चरण की नज़रों में सचमुच उसमें कोई आकर्षण ही न रहा हो? लेकिन फिर उसने सोचा, चरण पर भारी ब्याज वाले कर्ज हैं और अगर वह उससे फिर से साथ रहने की मिन्नतें भी करे तो भी वह नहीं मानेगी। ये सोचकर श्रुति को थोड़ा अच्छा लगा। पैसे नहीं और फिर भी रेस्टोरेंट में खाना खाने आना, चरण जैसा आदमी अपनी जिंदगी कभी नहीं बदल पाएगा। उसने चरण की तरफ एक ठंडी हंसी निकाली, फिर मुड़कर तेजी से चली गई। चरण ने रेस्टोरेंट में अपना लंच खत्म किया, बिल चुकाया, स्प्रेयर पीठ पर टांगा और अपनी साइकिल चलाकर चला गया। घर पहुंचते पहुंचते लगभग 2 बज चुके थे। प्रिया ने उसे लौटते देखा और जल्दी से उसका स्वागत करने आई। क्या तुमने लंच कर लिया? मैंने कर लिया, तियान तियान। अगर तुम्हें दोपहर में नींद आ रही हो तो थोड़ी देर सो जाओ, पढ़ाई में समय लगाओ। चरण ने उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे देखे और धीरे से कहा।
कल रात उसने अपनी पत्नी को बहुत देर तक जगाए रखा था। अम्मा, क्या तुम सो रही हो? प्रिया को सचमुच थोड़ी नींद आ रही थी और उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है और थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। तियान तियान, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करना। चरण ने प्रिया को कुछ निर्देश दिए, फिर मुड़कर घर से बाहर चला गया। छोटे चाचा अर्जुन की शादी की तारीख ज्यादा दूर नहीं थी। चरण को उससे पहले अर्जुन और लियू जियांग्यू की शादी बर्बाद करनी थी। चरण, तुमने ये सब कहाँ से सुना? अर्जुन ने चरण को संदिग्ध भाव से देखा, उसके चेहरे पर झुंझलाहट का एक संकेत था। तुम एक युवती के बारे में इतनी सहजता से कैसे बात कर सकते हो? चरण ने अर्जुन को ढूंढा और सीधे उसे बताया कि उसने कहीं और से लियू शियांग्यू के बारे में कुछ गपशप सुनी थी। अर्जुन को पहले तो बहुत दिलचस्पी हुई, लेकिन सुनने के बाद वह थोड़ा गुस्सा हो गया। आखिरकार 20 दिनों से भी कम समय में वह लियू शियांग्यू से शादी करने वाला था। अब चरण उसे बता रहा था कि लियू शियांग्यू उनकी सगाई से पहले किसी और आदमी के साथ संबंध में थी। छोटे चाचा, ये कुछ ऐसा है जो मैंने दूसरों से सुना है, इसलिए गुस्सा मत होइए। चरण ने एक असहाय भाव दिखाया। मैं आपको केवल ये याद दिलाना चाहता था कि आग के बिना धुआं नहीं होता है। चूंकि लियू शियांग्यू के बारे में ऐसी अफवाहें हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, उसे बस थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा क्यों है? शादी में अभी लगभग 20 दिन बाकी हैं। छोटे चाचा, आप लियू शियांग्यू की इन दिनों की गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते? अगर उसे सचमुच कोई समस्या नहीं है, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के उससे शादी कर सकते हैं। अगर वह सचमुच वैसी ही है जो अनैतिक संबंध बनाती है, जैसा लोग कहते हैं, तो शादी से पहले सगाई तोड़ देना आपके लिए एक अच्छा उपाय होगा, है ना? चरण ने उसके हाव भाव देखे और उसे पता चल गया कि उसे भी शक है, इसलिए उसने उसे मनाना जारी रखा। मुझे नहीं लगता कि शियांग्यू उस तरह की औरत है। चरण, मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा। अर्जुन अभी भी थोड़ा गुस्से में था। उसने चरण को घूरते हुए कहा, स्थिति स्पष्ट करने से पहले चरण, इस तरह की बातें अब और मत फैलाओ। अगर शियांग्यू उस तरह की इंसान नहीं हुई तो क्या तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे होगे? छोटे चाचा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें ये अफवाहें सिर्फ सुनाई थीं। चरण ने जल्दी से उसे आश्वस्त किया, मैं गपशप करने वालों में से नहीं हूं। मैंने बस इसके बारे में सुना और आपको याद दिलाना चाहता था। छोटे चाचा, इस डर से कि कहीं आप धोखा न खा लें। अर्जुन ने उसकी आंखों में चिंता देखी और उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। चलो अब इस बारे में और बात नहीं करते। चरण, जब आपके पास समय हो तो अपनी पत्नी को अक्सर मेरे माता पिता से मिलने ले जाया कीजिए। ठीक है छोटे चाचा, जब मेरे पास समय होगा तो मैं तियान तियान को ले जाऊंगा। चरण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये देखकर अर्जुन ने इस बात को दिल से लगा लिया था, इसलिए उसने भी राहत की सांस ली। उसे उम्मीद थी कि इस जन्म में अर्जुन अपने पिछले जन्म की हत्या और कारावास की त्रासदी से बच सकेगा। अर्जुन से अलग होने के बाद चरण अपनी साइकिल से काउंटी शहर में एक बीज विक्रेता के पास कुछ सब्जियों के बीज खरीदने गया। प्रिया ने कहा कि वह आंगन में बगीचे की जमीन पर कुछ सब्जियां उगाना चाहती है। चरण ने स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी की बात को दिल से लगा लिया। बीज खरीदने के बाद वह साइकिल से घर वापस आ गया। घर लौटने पर उसने देखा कि प्रिया नल के पास कपड़े धो रही है। उसने अपनी साइकिल को दरवाजे से अंदर धकेला, उसे कोने पर टिकाया और बीजों का थैला लेकर आंगन में चला गया। यह क्या है? प्रिया ने ऊपर देखा और चरण के हाथ में कुछ देखा, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा। सब्जियों के बीज। मैं अपने आंगन में सब्जियों के खेत को पलटने और कुछ सब्जियां उगाने जा रहा हूं। चरण ने मुस्कुराते हुए कहा, एक रेक और कुदाल लेने के लिए घर के अंदर गया और जमीन जोतना शुरू कर दिया। हालांकि शाम के लगभग 5 बज रहे थे, मौसम उमस भरा था और चरण कुछ देर काम करने के बाद पसीने से लथपथ हो गया था। उसे अपने कपड़े असहज लग रहे थे, इसलिए उसने कुदाल नीचे रखी, अपनी कमीज उतारी और उसे एक तरफ टांग दिया। प्रिया ने उसके मजबूत मांसल ऊपरी शरीर को नंगा देखा और उसके गाल अनायास ही लाल हो गए। चरण का शरीर का अनुपात बहुत अच्छा था और वह अक्सर खेतों में काम करता था, इसलिए उसके वक्ष और पेट की मांसपेशियां थीं जो उसे एक मर्दाना सौंदर्य प्रदान करती थीं। प्रिया ने चुपके से कुछ बार देखा और चरण द्वारा उसे अपनी मजबूत बाहों से पकड़े जाने का दृश्य उसके दिमाग में घूम गया, जिससे उसके पैरों में कमजोरी महसूस हुई। इस डर से कि अगर वह चरण को घूरती रही तो वह दिन के उजाले में उस पर झपटने से खुद को रोक नहीं पाएगी, उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और लगन से कपड़े धोए। चरण ने कुछ देर तक कड़ी मेहनत की, सब्जी के खेत को 2 बार पलटा। मिट्टी को ढीला करने के बाद उसने अलग अलग हिस्सों में बीज बिखेरने शुरू कर दिए। प्रिया ने कपड़े धोए तो वह पानी की एक बाल्टी और एक डिपर लेकर आए और चरण को पौधों को पानी देने में मदद करने लगी। दोनों ने साथ मिलकर प्यार से, खुशी से और गर्मजोशी से काम किया। 2 दिन बाद चरण मूंगफली के खेत का जायजा लेने के लिए चरण परिवार के गांव लौट आया।
जब वह अपनी साइकिल चला रहा था, उसने दूर से खेत के किनारे पर कई लोगों को इकट्ठा होते देखा, जो उसके परिवार के मूंगफली के खेत की ओर इशारा करते हुए कुछ चर्चा कर रहे थे। चरण की आंखों में संदेह भर आया। जब वह पास गया तो उन लोगों ने हलचल सुनकर उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यह देखकर कि यह चरण था, उनमें से कुछ ने जल्दी से उसका अभिवादन किया। अरे चरण, आपके खेत के सभी खरपतवार मर गए हैं। मैंने गांव के मुखिया से सुना है कि आपने शाकनाशी का छिड़काव किया है ना? चाची सुन ने जिज्ञासु भाव से पूछा। हाँ, मैंने खेत पर एक नए प्रकार के शाकनाशी का छिड़काव किया है, इसलिए इसे हाथ से हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चरण ने अपने मूंगफली के खेत पर कुछ बार नजर डाली और पाया कि अंदर के कई खरपतवार मुरझा गए थे और मर गए थे, और मूंगफली के पौधे अधिक जीवंत और हरे दिख रहे थे। वह तुरंत समझ गया, नए शाकनाशी का प्रभाव वास्तव में उत्कृष्ट था। ये वास्तव में अच्छा लग रहा है। इतनी गर्मी में उन्हें खेतों में खरपतवार निकालने के लिए कुदाल लेकर चलना पड़ा। अचानक चरण द्वारा दवा छिड़कने के बाद उसके खेत के सारे खरपतवार मर गए। मैंने जिस नए प्रकार के खरपतवार नाशक का इस्तेमाल किया है वह अभी बाजार में नहीं बिक रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब यह बाजार में आएगा तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेशक कीटनाशकों का उत्पादन और बिक्री किसानों के लिए किफ़ायती होनी चाहिए। इस दौर में फसलों की पैदावार आमतौर पर कम होती है। अगर खाद और कीटनाशक बहुत महंगे हैं तो किसान उन्हें खरीद नहीं पाएंगे। एक बार इस्तेमाल करने के बाद मुझे लगता है कि ये कितने समय तक चलेंगे। आंटी सन ने पीले मुरझाए खरपतवारों को देखा, उनकी आंखें सवालों से भरी थीं। ये बारिश के बाद तो फिर से जिंदा नहीं हो जाएंगे? नहीं, यह नया खरपतवार नाशक खरपतवारों को प्रभावी ढंग से साफ कर सकता है और खरपतवार नियंत्रण की अवधि 40 से 50 दिनों तक चल सकती है। चरण ने सभी को कुछ बातें समझाईं। उन्हें उम्मीद है कि जब ये खरपतवार नाशक बाद में बाजार में आएगा तो हर कोई इसे आजमाने की हिम्मत करेगा। साल भर खेतों में खरपतवार न निकालने से वाकई बहुत सारा बोझ कम हो सकता है। तो आपने जिस नए प्रकार के शाकनाशी का जिक्र किया है वह कब उपलब्ध होगा? एक ग्रामीण ने बहुत उत्सुकता दिखाई और चरण से पूछने की पहल की। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे अभी सही समय का पता नहीं है। चरण ने ग्रामीणों को विदा किया और खेत में जाकर जांच की। ये देखकर उसे बहुत संतुष्टि हुई कि शाकनाशी ने कुशलता से काम किया। अपनी साइकिल पर सवार होकर चरण हुआंगान काउंटी वापस चल पड़ा। इस बार वह झाओ मिंग की आंख को ढूंढने जा रहा था। हुआंगान काउंटी हाई स्कूल पहुंचकर चरण सीधे शिक्षकों के छात्रावास में गया। झाओ मिंग की आंख ने चरण को आते देखा और जल्दी से उसे बैठने के लिए कहा। चरण, क्या शाकनाशी परीक्षण के परिणाम आ गए हैं? हाँ शिक्षक झाओ, शाकनाशी का असर हमारी उम्मीद से भी बेहतर है। मैं जियांग सिटी कृषि विज्ञान संस्थान की यात्रा की योजना बना रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? मैं आपके साथ चलूंगा। झाओ मिंग की आंख चौंका। वह तुरंत समझ गया कि चरण का क्या मतलब है। नहीं, ऐसा नहीं होगा चरण। ये खरपतवारनाशक आपके द्वारा विकसित किया गया था। मैं इसका श्रेय आपके साथ नहीं ले सकता। प्रतिक्रिया देने के बाद उसने जल्दी से इनकार में अपना हाथ लहराया। शिक्षक झाओ, ऐसा मत कहो। यदि यह आपकी मदद के लिए नहीं होता तो एक खरपतवारनाशक नहीं बन सकता था। चरण ने झाओ मिंग की आंख को ईमानदारी से देखा। इसके अलावा शिक्षक झाओ, आप मेरे शिक्षक हैं। ये खरपतवारनाशक आपकी मदद से विकसित किया गया था, इसलिए आपको इसका श्रेय कैसे नहीं मिल सकता? झाओ मिंग की आंख को चरण के शब्दों को सुनकर बहुत संतुष्टि महसूस हुई। चरण का चरित्र वास्तव में उत्कृष्ट है। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। जब उन्होंने सहमति जताई तो चरण खिलखिलाकर मुस्कुराए। तो फिर गुरु झाओ, चलो एक समय तय करते हैं और साथ में जियांग सिटी चलते हैं। मेरे पास इन दिनों करने के लिए कुछ नहीं है। चरण, तुम कब जाना चाहते हो? झाओ मिंग की आंख ने पूछा। कल चलते हैं। जितनी जल्दी शाकनाशी का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा उतने ही ज्यादा लोगों को फायदा होगा। चरण खुद चाहते थे कि यह जल्द से जल्द हो, क्योंकि वह कीटनाशक के जरिए कृषि विज्ञान संस्थान से संपर्क स्थापित करना चाहते थे। चरण में अनाज की पैदावार बढ़ाने, फसलों की कलम लगाने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने जैसी क्षमताएं थीं। उन्हें उम्मीद थी कि अनाज की पैदावार बढ़ाने के ये तरीके जल्दी ही पूरे देश में लागू किए जा सकेंगे। ठीक है, तो कल सुबह 8 बजे बस अड्डे पर मिलते हैं और साथ में जियांग सिटी चलते हैं। झाओ मिंग की आंख ने समय तय किया। चरण मान गए। झाओ मिंग की आंख से कुछ और बातें की, फिर अलविदा कहकर चले गए। घर लौटकर उन्होंने प्रिया को कल जियांग सिटी जाने की बात बताई। जाओ पति, मुझे विश्वास है कि आपने जो कीटनाशक बनाया है वह जरूर ठीक होगा। प्रिया की आंखें प्रशंसा से भरी थीं। अगर कृषि विज्ञान संस्थान इसे अपना लेता है तो आपके द्वारा विकसित खरपतवारनाशक जल्द ही जनता द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। हम तियान कल की सैर बिजनेस के लिए है। अगली बार मैं तुम्हें शहर ले चलूंगा कुछ मौज मस्ती करने।
चरण ने अपनी पत्नी की पतली कमर पर हाथ रखा, उसकी उंगलियों से खेला और धीरे से कहा, ठीक है टिल्ड। प्रिया उसकी बाहों में झुक गई, उसका दिल मिठास से भर गया। अगली सुबह नाश्ते के बाद चरण ने प्रिया को निर्देश दिए और फिर छोटे से आंगन से बाहर चला गया। वह और झाओ मिंग की आंख बस स्टेशन पर मिलने के लिए सहमत हुए थे। 10 मिनट से अधिक चलने के बाद चरण बस स्टेशन पर पहुंचे और झाओ मिंग की आंख को एक छोटा बैग लिए हुए बगल के प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार करते देखा। दोनों ने बस स्टेशन में प्रवेश किया और टिकट काउंटर से जियांग सिटी के लिए बस टिकट खरीदे। सबसे पहली बस सुबह 8:20 बजे रवाना होने वाली थी। ये देखकर कि लगभग समय हो गया था, झाओ मिंग की आंख और चरण ने बस ढूंढी और उसमें बैठ गए। कुछ मिनट बाद ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बस में चढ़ गए, थोड़ी देर इंतजार किया और फिर समय पर रवाना हो गए। हुआंगान काउंटी से जियांग सिटी तक की यात्रा लगभग 200 किलोमीटर की थी और बस से 2 से 3 घंटे लगेंगे। बस में हवा स्थिर थी और गर्मी थी। चरण ने खिड़की थोड़ी सी खोली ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके। बस में बहुत से लोग होने के कारण बातचीत करना उचित नहीं था, इसलिए चरण और झाओ मिंग की आंख दोनों ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। 3 घंटे बाद बस जियांग सिटी बस स्टेशन पर रुकी। बैठने से चरण के पैर थोड़े सुन्न हो गए थे। ये देखकर कि वे पहुंच गए हैं, उसने जल्दी से झाओ मिंग की आंख को बुलाया और दोनों एक साथ बस से उतर गए। स्टेशन से बाहर निकलते हुए उसने अपनी घड़ी पर समय देखा, 11:30 बज चुके थे। लगभग दोपहर हो चुकी थी। जब तक वे कृषि विज्ञान संस्थान पहुंचते तब तक कर्मचारी शायद दोपहर के भोजन के लिए जा चुके होते। बेहतर होगा कि पहले दोपहर का भोजन किया जाए और फिर दोपहर में कृषि विज्ञान संस्थान जाया जाए। इसलिए उसने पहले झाओ मिंग की आंख को बस स्टेशन के पास एक रेस्तरां में दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों ने 2 कटोरे बीफ नूडल्स का ऑर्डर दिया। खाने के बाद ये देखकर कि अभी भी सुबह थी, चरण और झाओ मिंग की आंख ने एक छायादार जगह ढूंढी और आराम करने बैठ गए। दोपहर 2 बजे दोनों ने कृषि विज्ञान संस्थान के लिए टैक्सी ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चरण और झाओ मिंग की आंख को पता नहीं था, टैक्सी ड्राइवर को पता था। 20 मिनट बाद दोनों कृषि विज्ञान संस्थान के मुख्य द्वार पर उतर गए। मुख्य द्वार पर सुरक्षा बूथ पर पंजीकरण कराने के बाद दोनों अंदर चले गए। कृषि विज्ञान संस्थान परिसर में पहुंचकर चरण और झाओ मिंग की आंख ने कार्यालय का मुख्य डेस्क ढूंढा और वहां मौजूद कर्मचारी को अपना उद्देश्य बताया। स्टाफ सदस्य के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभर आए जब उसने उन्हें ये कहते सुना कि उन्होंने एक नए प्रकार का खरपतवारनाशक विकसित किया है। वह ऊपर के नेताओं को सूचित करने के लिए फ़ोन करने ही वाला था कि उसने एक आवाज़ सुनी, हांग फैंग, तुम बेवकूफ़ हो, तुम जो भी कहते हो उस पर विश्वास करते हो। ऐसा कीटनाशक कैसे हो सकता है जिसमें इतने मजबूत खरपतवारनाशक प्रभाव और कम विषाक्तता हो, जैसा कि वह दावा करता है। चरण, झाओ मिंग की आंख और हांग फैंग नामक स्टाफ सदस्य सभी ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने बात की थी। बोलने वाला व्यक्ति लगभग 40 वर्ष का था, मध्यम कद का और थोड़ा मोटा, पीछे हटते हुए बालों के साथ, और उसके चेहरे पर काले फ्रेम वाला एक जोड़ा था। इस समय वह चरण और झाओ मिंग की आंख को तिरस्कार से देख रहा था। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप निदेशक को फ़ोन न करें। हांग फैंग का चेहरा उनके शब्द सुनकर थोड़ा बदल गया। यह मेरा काम है। अगर कोई किसी स्थिति की रिपोर्ट करने आता है तो मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना होगा। तकनीशियन हु, कृपया ठीक से बात करें और दूसरों का अपमान न करें। हु वेनिक्सुआन ने व्यंग्य किया। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। मैं बस ये देखने का इंतज़ार करूंगा कि 2 घमंडी लोगों की वजह से निदेशक को परेशान करने के लिए आपको डांट पड़ती है। हांग फैंग तकनीशियन हु को बहुत नापसंद करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे व्यक्ति का पद उनसे ऊंचा था। वह केवल मन ही मन कोस सकते थे और उन्हें अनदेखा कर सकते थे। उन्होंने फ़ोन उठाया और कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक वांग को फ़ोन किया। वांग योंग ने फ़ोन का जवाब दिया और हांग फैंग के कथन को सुनने के बाद चरण और झाओ मिंग की आंख में बहुत रुचि ली। फ़ोन रखने के बाद हांग फैंग ने ऊपर देखा और विनम्रता से चरण और झाओ मिंग की आंख से कहा, साथियों, चलिए मैं आपको हमारे निदेशक से मिलवाता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। चरण ने तकनीशियन हु के साथ उसकी पिछली बहस सुन ली थी। अगर हांग फैंग उस तकनीशियन हु की तरह होते तो शायद आज वे निदेशक से आसानी से नहीं मिल पाते। हु वेनिक्सुआन ने उन्हें हांग फैंग के साथ जाते देखा, एक पल सोचा और फिर उनके पीछे पीछे निदेशक के कार्यालय की ओर चल पड़ा। वह कीटनाशकों पर शोध करने वाले तकनीकी कर्मचारियों में से एक था। हु वेनिक्सुआन ने चरण और झाओ मिंग की आंख द्वारा बताए गए शाकनाशी और कीटनाशक को बकवास समझा। आजकल के ज़माने में धोखेबाज सरकारी एजेंसियों को भी ठग रहे हैं, वे वाकई दुस्साहसी थे। वह निदेशक के सामने इन दोनों ठगों के असली चेहरे उजागर करना चाहता था। सब लोग एक साथ निदेशक के कार्यालय गए। शोरगुल सुनकर वांग योंग ने अपने हाथ में रखे दस्तावेज नीचे रख दिए और सबका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। सभी के कुर्सियों पर बैठने के बाद चरण ने अपना उद्देश्य बताना शुरू किया।
नमस्ते निदेशक वांग, मेरे शिक्षक और मैंने एक नए प्रकार का शाकनाशी विकसित किया है। ये कीटनाशक विशेष रूप से खरपतवारों के लिए है। खरपतवारों को साफ करने में इसका उत्कृष्ट प्रभाव है और इससे जमीन का प्रदूषण न्यूनतम स्तर तक कम हो गया है। खेत में इस कीटनाशक का एक बार इस्तेमाल लगभग 30 से 50 दिनों तक चल सकता है। आजकल धोखेबाजों को शेखी बघारने के लिए ड्राफ्ट की भी जरूरत नहीं होती। चरण की बात पूरी होने से पहले ही हु वेनशुआन ने किनारे से व्यंग्य किया, देश भर के हमारे कृषि विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्थान के तकनीकी कर्मचारी दिन रात शोध कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने उतना प्रभावी कीटनाशक नहीं बनाया है जितना तुम बता रहे हो। तुम धोखेबाजों, तुम्हें सचमुच सही ज्ञान है और बकवास करने की हिम्मत है। तुम सरकारी विभागों को भी ठगने की हिम्मत करते हो। तुम सचमुच अपनी ही मौत चाहते हो। हु वेनिक्सुआन का स्वर बहुत कठोर था और चरण उसकी बात सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। झाओ मिंग की आंख के चेहरे पर भी गुस्से के भाव दिखाई दिए। कॉमरेड, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कृषि विज्ञान संस्थान से कौन हैं? चरण रुक गया और वांग योंग की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगा। वांग योंग भी हु वेनिक्सुआन के अभी अभी कहे गए शब्दों से नाराज था। चरण का प्रश्न सुनकर उसने जल्दी से परिचय कराया, मैं हु वेनिक्सुआन हूं, हमारे जियांग सिटी कृषि विज्ञान संस्थान का एक तकनीशियन जो विशेष रूप से कीटनाशक अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। ये सुनकर चरण ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर हु वेनिक्सुआन की ओर देखा। कॉमरेड हु, आपने मेरी बात पूरी होने से पहले ही मुझे बीच में ही रोक दिया, जो थोड़ा असभ्य है, लेकिन मेरा स्वभाव अच्छा है, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। मैं जो कहने वाला हूं उसके बारे में आपकी जो भी राय हो, कृपया अपनी राय व्यक्त करने से पहले मेरे बात पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। उसके शब्द बहुत रूखे थे, जिससे हु वेनिक्सुआन को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। हु वेनिक्सुआन का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। वह चरण पर बरसना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि डायरेक्टर वांग उसे सख्त नजरों से घूर रहे हैं। हु वेनिक्सुआन के पास अब पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह देखना चाहता था कि चरण क्या कह सकता है। मैंने जिस शाकनाशी की प्रभावशीलता का जिक्र किया है वह एक निष्कर्ष है जिस पर हम खेत में प्रयोगों के माध्यम से पहुंचे हैं। डायरेक्टर वांग, हम आज शाकनाशी और कीटनाशकों के नमूने लाए हैं। आप उनकी प्रभावशीलता की व्यक्तिगत रूप से जांच और परीक्षण कर सकते हैं। चरण ने झाओ मिंग की आंख को कीटनाशक के नमूने निकालने का इशारा करते हुए कहा। झाओ मिंग की आंख ने थोड़ा सिर हिलाया और अपने बैग से 2 भूरे रंग की कांच की बोतलें निकालीं। ये बोतल शाकनाशी है और यह बोतल कीटनाशक है, इन पर लेबल लगे हैं। झाओ मिंग की आंख ने कीटनाशकों की दोनों बोतलें धीरे से मेज पर रख दीं। निर्देशक वांग ने चरण और झाओ मिंग की आंख के चेहरों पर आत्मविश्वास देखा और उनके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं जल्द ही किसी को इन दोनों कीटनाशकों के प्रभावों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण और परीक्षण करने के लिए नियुक्त करूंगा। निर्देशक हु वेनशुआन खुद को बीच में ही रोक नहीं पाए। ये दोनों बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, कौन जाने इनके इरादे क्या हैं। इनके जाल में मत फंसना। ये व्यक्ति वाकई बहुत परेशान करने वाला है। उन्होंने उनसे बार बार सवाल किए और उन्हें झूठा कहते रहे। चरण और झाओ मिंग की आंख दोनों की आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी। हु वेनशुआन, वांग योंग थोड़ा गुस्से में था और उसने हु वेनिक्सुआन को उसके पूरे नाम से पुकारा। ये दोनों साथी कीटनाशक के नमूने लेकर आए हैं। प्रभाव चाहे जो भी हो, हमें परीक्षण के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। यहाँ जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। हु वेनिक्सुआन ने उसकी आवाज़ में कठोरता सुनी और अनिच्छा से अपना मुंह बंद कर लिया। सज्जनों, कृपया अपनी संपर्क जानकारी छोड़ दें और इन दोनों कीटनाशकों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के बाद हम आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। निदेशक वांग ने विनम्रता से चरण और झाओ मिंग की आंख की ओर देखा। चरण को लगा कि निदेशक वांग एक सभ्य व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने अपना फ़ोन नंबर उनके पास छोड़ दिया। कीटनाशकों का परीक्षण और निरीक्षण कुछ ऐसा नहीं है जो कम समय में पूरा हो सके। चरण और झाओ मिंग की आंख ने निदेशक वांग को कुछ निर्देश दिए, फिर जाने के लिए उठ खड़े हुए। जब वे चले गए तो वांग योंग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से दरवाजे तक छोड़ा। हु वेनिक्सुआन ने चरण और झाओ मिंग की आंख के पीछे हटे हुए चेहरों को देखा। उनका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। आज 2 बाहरी लोगों की वजह से डायरेक्टर वांग उन पर सचमुच गुस्सा हो गए। उन्होंने मेज पर रखी कीटनाशकों की 2 बोतलों को देखा। उनकी आंखों में झुंझलाहट की एक झलक थी और उन्हें कुचलने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हें क्या सूझ रहा है? वांग योंग ने पलटकर हु वेनशुआन की हरकतें देखीं। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। हु वेनशुआन, इन्हें नीचे रख दो। हु वेनशुआन ने वांग योंग को गौर से देखते हुए देखा और अनिच्छा से कीटनाशक की बोतलें नीचे रख दीं। डायरेक्टर, मुझे लगता है कि ये दोनों सिर्फ ठग हैं। इन कीटनाशकों का परीक्षण करना समय की बर्बादी होगी। हु वेनशुआन, तुम सारा दिन क्या सोचते रहते हो? वांग योंग ने गुस्से से कहा, जाओ, ठीक से जांच करो। ये कीटनाशक उपयोगी हैं या नहीं, मैं इनका परीक्षण करने के लिए पेशेवर लोगों को ढूंढूंगा। लोगों को पूर्वाग्रह से मत आंको।
हु वेनशुआन को जोर से डांटा गया और उसका चेहरा भद्दा हो गया। वह गुस्से में डायरेक्टर के कार्यालय से बाहर चला गया। वांग योंग ने उसकी पीछे हत्ती पीठ को देखा और अपना सिर हल्के से हिलाए बिना नहीं रह सका। ये हु वेनशुआन एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से शोधकर्ता होने का दावा करते हुए कृषि विज्ञान संस्थान में अपना दबदबा बनाए हुए था। नतीजतन उसके जैसा घमंडी व्यक्ति कृषि विज्ञान संस्थान में 3 साल बिताने के बाद भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाया था। वांग योंग ने आह भरी, उसकी नज़र 2 भूरे रंग की कांच की बोतलों पर पड़ी और उसने एक हल्की सी आह भरी। उसे उम्मीद थी कि ये दोनों कीटनाशक सचमुच अच्छे असर कर सकते हैं, जैसा कि उस युवक ने कहा था। चरण और झाओ मिंग की आंख के कृषि विज्ञान संस्थान से निकलने के बाद वे सड़क के किनारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। वह हु वेनेक्सुआन, वह वास्तव में कष्टप्रद है। झाओ मिंग की आंख भी शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाया। मुझे लगता है उसे अपनी नौकरी जाने का डर है। चरण के होंठ थोड़े मुड़े और हु वेनशुआन की मानसिकता को तुरंत भांप लिया। झाओ मिंग की आंख ने ध्यान से सोचा और तुरंत समझ गया। हाँ, डायरेक्टर वांग ने उसका परिचय कीटनाशक अनुसंधान में विशेषज्ञता वाले एक तकनीकी कर्मचारी के रूप में कराया था। हाँ, वह खुद कुछ नहीं बना सकता, इसलिए दूसरों को बदनाम करता है और उनके रास्ते में रोड़ा अटकाता है। इस व्यक्ति का चरित्र वाकई अच्छा नहीं है। गुरुजी, नाराज मत होइए। वह किसी चीज से जितना ज्यादा डरता है वह उतनी ही जल्दी घटित होती है। चरण की आंखों में एक हल्की सी चमक उठी और उसने झाओ मिंग की आंख को धीरे से दिलासा दिया। काम ठीक से करने के बजाय वह इन छोटी मोटी चालों का सहारा लेता है। ऐसे व्यक्ति का तो देर सवेर सफाया ही हो जाएगा। झाओ मिंग की आंख ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चरण की बात पर सहमति में सिर हिला दिया। टीचर, अब इन जैसे लोगों की बात ही छोड़िए। हम आखिरकार जियांग सिटी पहुंच ही गए हैं, तो चलिए डिपार्टमेंटल स्टोर चलते हैं और अपने परिवारों के लिए कुछ छोटे मोटे तोहफे खरीदते हैं। दोनों कुछ देर साथ साथ चलते रहे। चरण ने पास ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर देखा और झाओ मिंग की आंख को अंदर खींच लिया। प्रिया जियांग सिटी की इस यात्रा में साथ नहीं आई थी, लेकिन चरण अपनी पत्नी को नहीं भूला था। डिपार्टमेंटल स्टोर में चरण ने उसे कुछ छोटे मोटे तोहफे चुनने में मदद की। उसने झाओ मिंग की आंख और उसकी पत्नी के लिए एक एक जोड़ी चमड़े के जूते भी खरीदे। भुगतान करते समय झाओ मिंग की आंख ने जोर देकर कहा कि चरण को पैसे नहीं देने चाहिए। चरण ने कहा, टीचर झाओ, आप मेरे परिवार की स्थिति जानते हैं। जब मैं स्कूल में था तब आपने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरे दिल में आप एक बुजुर्ग जैसे हैं। आपको और आपकी पत्नी को चमड़े के जूते खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, कृपया आपको उन्हें स्वीकार करना ही होगा। झाओ मिंग की आंख उसके शब्दों से अवाक रह गया और अनिच्छा से ही उन्हें स्वीकार कर पाया। अपना सामान खरीदने के बाद दोनों हुआंगान काउंटी के लिए बस में सवार हुए और अपनी ऊबड़ खाबड़ यात्रा फिर से शुरू कर दी। 3 घंटे बाद दोनों काउंटी बस स्टेशन पर उतरे। शिक्षक झाओ, आज देर हो रही है। मैं आपको और आपकी पत्नी को किसी और दिन रात के खाने पर बुलाऊंगा। बस से उतरने के बाद चारण ने विनम्रता से झाओ मिंग की आंख से कहा, अच्छा, जल्दी वापस आओ। तुम आज पूरा दिन बाहर रहे हो। अगर तुम बहुत देर से वापस गए तो मुझे डर है कि तियान तियान तुम्हारी चिंता करेगा। झाओ मिंग की आंख ने हाथ हिलाया और हंसते हुए चारण से कहा, अलविदा शिक्षक झाओ। चारण अपना सामान उठाकर वह तेजी से छोटे से आंगन की ओर चल पड़ा। लगभग 20 मिनट बाद वह घर पहुंच गया। प्रिया रसोई में व्यस्त थी और कदमों की आहट सुनकर उसने झट से अपना सिर घुमाया। चरण को लौटते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पतिदेव, आप वापस आ गए। हाँ तियान तियान, आओ, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। चरण ने उसका हाथ पकड़ा, उसे मुख्य कमरे में ले गया और शॉपिंग बैग मेज पर रख दिया। ये सब क्या है? प्रिया ने सामान से भरे बड़े बैग को देखा, उसकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं। जरा देखने दो। ये चुन हुआन एस्ट्रेगोलिस क्रीम है और ये पेन तजे हुआन पल क्रीम किजी बाई मास्क पाउडर भी है। ये सब स्किन केयर के लिए हैं और ये फेशियल क्लींजर, परफ्यूम, लिपस्टिक भी है। और 2 बो हेयर क्लिप। चरण ने एक एक करके खरीदी हुई सारी चीज़ें निकाली और प्रिया के सामने सजा दीं। उसने डिपार्टमेंटल स्टोर के सेल्स क्लर्क को कहते सुना था कि लड़कियों को ये चीज़ें पसंद आती हैं, इसलिए उसने प्रिया के लिए ये चीज़ें खरीद लीं। जैसे ही प्रिया ने चरण को सामान निकालते देखा, उसके चेहरे पर गड्ढे और गहरे हो गए। आखिरकार उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। पतिदेव, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। आंखों में आंसू लिए वह मुस्कुराए और चरण की बाहों में गिर पड़ी।